राम राम संगवारी हो, मैं ऋषि साहू उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उड़ान आईएएस एकेडमी के द्वारा आयोजित की जा रही टेस्ट सीरीज 2020 के टेस्ट क्रमांक 19 में छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से पूछे गए प्रश्नों पर। तो देखते हैं हम एक एक करके इन प्रश्नों को। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथन को पढ़कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथनों को पढ़ना है और आपको सही उत्तर बताना है। कथन नंबर 1, प्रथम मजदूर आंदोलन के समय मजदूरों के वेतन में 10% की कटौती की गई थी। नहीं, ये तो तीसरा मजदूर आंदोलन का है, मतलब ये सही नहीं होगा, गलत है। दूसरा कथन है, द्वितीय मजदूर आंदोलन के समय गंगाधर राव द्वारा हिंसा की शुरुआत की गई। ये सही है, क्योंकि द्वितीय मजदूर आंदोलन में ही बाबू था गंगाधर राव, जिसको मजदूर ने तमाचा जड़ दिया था और यहीं से आंदोलन थोड़ा उग्र हो गया था। ये सही है। तृतीय मजदूर आंदोलन के समय प्रसिद्ध नेता वी गिरी का सहयोग प्राप्त हुआ। नहीं, प्रथम मजदूर आंदोलन के समय वी गिरी जी आए थे, मतलब ये भी कथन गलत। चौथा कथन है, मजदूर आंदोलन में शिवलाल मास्टर और शंकर खरे ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। एकदम सही, इन दोनों का सहयोग ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को प्राप्त हुआ था। मतलब आपका कथन कौन कौन सा सही है? तो बी और डी। आंसर आप देख लीजिए, तो आंसर होगा इसका डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या करना है? तो ये है आपका घटना असहयोग आंदोलन के समय का, और असहयोग आंदोलन में इन जो व्यक्तित्व है उनका कार्यवाही सुमेलित करना है। ए में लिखा हुआ है सोमेश्वर शुक्ला, बी यादवराव देशमुख, सी शिव दुलारे मिश्र और अंजुम बेगम डी। हम पढ़ते हैं, ये जो सोमेश्वर शुक्ल है उन्होंने त्याग किया था शासकीय सेवा का, तो ए का हो जाएगा 2। यादवराव देशमुख, इनके बारे में पढ़ते हैं, रायपुर से इन्होंने वकालत की त्याग की थी, मतलब वकालत छोड़े, बी का 4। शिव दुलारे मिश्र जी, ये बिलासपुर में प्रधान पाठक थे। और डी जो है अंजुम बेगम, इन्होंने खादी प्रदर्शनी लगाया था रायपुर के रावण भाटा में। तो आप देख सकते हैं, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। तो आंसर होगा आपका ए। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नियुक्त हुए डिटेक्टर या कार्यवाहक को उनकी नियुक्ति के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये डिटेक्टर कब नियुक्त हुए थे? तो हम पढ़ते हैं, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण हमारे यहाँ चल रहा था 1932 में। तो दूसरे चरण में कौन कौन डिटेक्टर नियुक्त हुए, उनका क्रम। तो जो पहले डिटेक्टर नियुक्त हुए थे वो है रविशंकर शुक्ल जी, फिर आपके बने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, फिर बने माधव प्रसाद परगनिया जी, और चौथे नंबर पे राम नारायण मिश्र, जिनको हरसुल के नाम से जानते हैं। क्या होगा आंसर? तो 2-1। आप देख लीजिए 2-1 कहाँ है, तो 2-1 दो जगह है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, माधवराव परगनिया जी, तो 2-1-3-4 आंसर होगा आपका बी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है। कथन नंबर 1, 22 से 28 नवंबर 1932 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ द्वितीय आगमन हुआ। 32 नहीं, 1933, तो ये कथन गलत। कथन दूसरा, 25 नवंबर को कंडेल ग्राम पहुंचकर गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की बारदोली की संज्ञा दी। 25 नवंबर मतलब 1933 की बात कर रहा है, इस समय गांधी जी कंडेल गांव गए नहीं, तो ये भी कथन गलत। इस दौरान मौलाना शौकत अली गांधी जी के साथ आए, प्रथम आगमन में आए थे 1920, ये भी गलत। गांधी जी के यात्रा से प्रभावित होकर रायपुर के राम नारायण तिवारी ने गांधी मीमांसा की रचना की। आपको बता देना चाहते हैं कि राम नारायण तिवारी नहीं थे, वो रामदयाल तिवारी थे। रामदयाल तिवारी, मतलब यहाँ पर नाम गलत लिखा हुआ है, तो ये भी कथन क्या होगा, गलत होगा। उपरोक्त चारों कथन गलत है, तो आंसर क्या होगा, क्योंकि असत्य बोल रहा है तो चारों आंसर आपका डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं
प्रश्न है ईदगाह चौक रायपुर किससे जुड़ा हुआ है? तो हम 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन के समय हम रायपुर की एक महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, वो है रायपुर षड्यंत्र केस। और रायपुर षड्यंत्र केस के मास्टरमाइंड थे परसराम सोनी जी, और परसराम सोनी के एक्टिविटी से संबंधित रहा है ये ईदगाह भाटा रायपुर का। तो इसका आंसर होगा आपके बी, परसराम सोनी। प्रश्न अगला है, निम्न कथन को पढ़कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन है पेंड्रा रियासत पिंडारी के लूट से सर्वाधिक प्रभावित था, ये सही है। पेंड्रा नाम पढ़ने का कारण इतिहासकार बताएं, पिंडारियों से जुड़ा हुआ। कांकेर रियासत में नगद में टकोली नहीं देने का प्रावधान था, ये भी सही है। शक्ति छत्तीसगढ़ की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, ये गलत है। और महारानी जयंती देवी का संबंध राजनांदगांव रियासत से था, ये सही है, क्योंकि जब विलय पत्र में हस्ताक्षर हुआ तो इन्होंने अवयस्क राजा दिग्विजय सिंह की ओर से विलय पत्र में हस्ताक्षर किए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4। आप देख सकते हैं 1, 2, 4 कहाँ है? सी में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैयालाल अग्रवाल का संबंध है, पूछा जा रहा है किस जिले से ये संबंधित है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये स्वतंत्रता सेनानी जिस जिला से संबंधित थे वो है राजनांदगांव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, आप देख सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए ताहूतदारी क्षेत्र मराठा शासनकाल के दौरान निर्मित हुए, इनके निर्माण वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है, मतलब पहले कौन सा बना उसके बाद कौन सा बना। तो ताहूतदारी क्षेत्र आपको बता देना चाहते हैं, इसको लागू कौन किया? तो ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट सैंडिस के द्वारा ये लागू हुआ था। और सैंडिस कब से कब तक थे ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट? तो ये थे 1825 से 1828 तक। और इसी अवधि में इन्होंने 2 आपके ताहूतदारी क्षेत्रों का गठन किया, एक 1826 में लोरमी बनाया और एक 1828 में तरेंगा का गठन किया। मतलब लोरमी बना 1826 में और तरेंगा बना 1828 में। ये दोनों पहले ध्यान देना है। अब देख लीजिए पहले कौन सा बना, तो लोरमी चौथा जहां कहीं भी दिख रहा हो। अब ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, एक ही ठो है, मतलब आंसर ए होगा। क्लियर तो हो गया। देख लेते हैं और आगे, सिरपुर और लवन ये कब बने? तो सिरपुर और लवन जो है इसका निर्माण हुआ था 1830 से 54 की अवधि में, जब छत्तीसगढ़ में जिला नामक इकाई होता था और प्रशासन कर रहे थे जिलेदार लोग, तब बना था सिरपुर और लवन। सिरपुर बना था 1843 में, लवन बना था 1848 में। मतलब पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये। तो 4, 3, 1, 2 आंसर होगा इसका ए। प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, राम प्रसाद पोटई, किशोरी मोहन त्रिपाठी जैसे छत्तीसगढ़ के कुल 6 नेता संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। इनमें से किसे हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका आंसर है घनश्याम सिंह गुप्त जी। घनश्याम सिंह गुप्त को हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रश्न है, भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है से जुड़ी हुई जानकारी प्रदान करता है। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, ये भगवती सूत्र बताते हैं। छत्तीसगढ़ के भाटगुड़ा जो कि बस्तर जिला में स्थित है, इंद्रावती नदी के किनारे, बस्तर क्षेत्र से किस प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर का संबंध माना जाता है? इस भाटगुड़ा जो इंद्रावती नदी के किनारे है, यही 16वें तीर्थंकर। कौन 16वां तीर्थंकर? शांतिनाथ की प्रतिमा है। तो शांतिनाथ बोल रहा हूं, ऑप्शन आप देख सकते हैं, आंसर होगा इसका डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत का विस्तार निम्न में से किस जिला में नहीं है पूछा जा रहा है प्रश्न में। अब मैकल पर्वत हम पढ़ते हैं तो राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, फिर हम पढ़ते हैं आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर से बन गया है। अब इन जिलों में है तो जो भी ऑप्शन में होगा वहां नहीं है, बेमेतरा में ही नहीं है।
यहाँ तो है, कबीरधाम में है, मुंगेली में है, गौरेला पिंडरा मरवाही में है। आंसर होगा ए। प्रश्न है बंजर और ताड़ा नदी संबंधित है, अफवाह तंत्र कौन सा? तो आपका नर्मदा अफवाह तंत्र। इन दोनों नदी का संबंध नर्मदा अफवाह तंत्र से है, नर्मदा अफवाह तंत्र की सहायक नदी। आंसर होगा डी। बढ़ते हैं आगे। अलेक्जेंड्राइट की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के किस जिला से होती है? एक बहुमूल्य रत्न खनिज है और यह मिलता है एकमात्र जिला गरियाबंद। आंसर होगा आपका बी। बढ़े आगे। छत्तीसगढ़ रेरा, रेरा का मतलब है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपको बता दें कि यह स्थापित हुआ था वर्ष 2017। अगला प्रश्न है डोरसा मृदा है। अब हम पढ़ते हैं, जब मृदा तो पढ़ते हैं कि काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण डोरसा कहलाता है। तो आप देख सकते हैं काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी ऑप्शन कहाँ है? ए में है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में काजू अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो जो काजू अनुसंधान केंद्र है वो बस्तर जिला में स्थित है। आंसर होगा ए। प्रश्न है जोंक व्युत्पन्न छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जोंक जो व्युत्पन्न है वो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला में स्थित है। आंसर होगा इसका बी। छत्तीसगढ़ वन औषधि पादप बोर्ड मेडिसिन प्लांट बोर्ड की स्थापना कब हुई? वर्ष पूछा जा रहा है, तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 2004 में। आंसर होगा डी। प्रश्न है सुमेलित करें। सुमेलित करना है आपको अभ्यारण्य और स्थापना वर्ष को। सीता नदी जो कि प्रदेश का पहला अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। ए का 3 होगा। गोमर्डा जो कि रायगढ़ में स्थित है, ये स्थापित हुआ था 1975 में। बी का 4 होगा। उदंती ये गरियाबंद जिला में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। सी का 2 होगा। और भोरमदेव राज्य का नवीनतम अभ्यारण्य है जो कबीरधाम जिला में स्थित है। इसका आंसर है 2001 में इसकी स्थापना। तो हम देखें ऑप्शन को, हम क्या बताए कि ए का 3, तो ए का 3 दिख रहा है आपको 2 जगहों पर। बी का 4 ये भी है। सी का हम देखे थे 2 और डी का 1, तो आंसर होगा आपका ए। प्रश्न है साइकिल पार्क स्थित है। हम पढ़ते हैं जब उद्योग तो वहां पर देखते हैं हम नॉन कोर सेक्टर इंडस्ट्री। तो नॉन कोर सेक्टर इंडस्ट्री में हम देखते हैं बहुत सारे पार्क, उसमें से एक पार्क देखते हैं साइकिल पार्क, और ये साइकिल पार्क स्थित है रायपुर के सिलतरा में। प्रश्न नंबर 21 बोलता है यदि एक मतदाता कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत के पंच हेतु प्रस्तुत करता है। ग्राम पंचायत में हमारे बहुत सारे वार्ड होते हैं, ठीक, मान लेते हैं ग्राम पंचायत है, कोई भी 2 वार्ड को हम पकड़ लेते हैं, वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 को पकड़ लेते हैं। ठीक, एक व्यक्ति ने यहां से नामांकन पत्र क्या कर दिया है? प्रस्तुत कर दिया है। इसके बाद वह दूसरा वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है। अब वो दूसरे वार्ड से भी क्या कर दिया? दाखिल कर दिया, दोनों से दाखिल कर दिया। लेकिन बाद में उसे क्या होता है, जब नामांकन पत्र वापस लेने की जब बारी आती है, कुछ समय का निर्वाचन आयोग समय देता है, तो नामांकन पत्र वापस ले लेता है। कहां से? दूसरे वाले से वापस ले लिया, तो यहां से उसका नामांकन पत्र क्या हो गया? हट चुका है। तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर जो पहला नामांकन पत्र है वो वैध ही होगा, वो अवैध घोषित नहीं होगा, क्योंकि उसने केवल एक ही वार्ड से क्या किया है? पंच हेतु नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। तो आंसर क्या होगा? बी, अवैध घोषित नहीं होगा। क्या ऑप्शन था हमारे पास? अवैध हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। क्या था हमारे पास दूसरा ऑप्शन? अवैध नहीं होगा, सही है ये। चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, नहीं, इसमें कोई चुनाव अधिकारी अपना मत नहीं दे सकता। अन्य उम्मीदवार द्वारा आपत्ति किए जाने पर कार्यवाही होगी, नहीं, ये पहले से ही विधि बना हुआ है कि उसका जो नामांकन पत्र है पहले वाले से अवैध घोषित नहीं होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सरपंच के चुनाव में एक नामांकन पत्र अवैध घोषित किया जा सकता है। हमें क्या करना है? सरपंच का चुनाव हो रहा है और उसने जो नामांकन पत्र भरा है उसे अवैध घोषित करना है। देखते हैं क्या ऐसे अवैध घोषित हो सकता है। पहला, कुट, नामांकन पत्र के साथ उसने स्व घोषणा पत्र संलग्न ना किया हो। बिल्कुल ठीक, जो सरपंच होते हैं जब वो अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो उस समय उन्हें स्व घोषणा पत्र भी दाखिल करना होता है। ठीक है, शपथ पत्र नहीं, क्या करना होता है? उन्हें स्व घोषणा पत्र दाखिल करना होता है। सेकंड जो कूट है, नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न करना होता है। गलत।
अभी क्या बताया हमने, स्व घोषणा पत्र होता है, ना कि वो क्या होता है, शपथ पत्र होता है। जब जनपद और जिला की बात आती है तो वहां शपथ पत्र होता है, लेकिन जब सरपंच की बात आती है तो वहां पर क्या होता है, स्व घोषणा पत्र होता है। यदि वो स्व घोषणा पत्र नहीं देगा तो उसका क्या हो जाएगा, नामांकन अवैध घोषित हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही, पहला कूट तो सही दिख रहा है, दूसरा कूट यहाँ पर गलत हो जा रहा है। तीसरा, नामांकन पत्र के साथ प्रतिभूति निक्षेप नगद जमा न किया गया हो, सिक्योरिटी मनी, जो सिक्योरिटी और जमा करते हैं, यदि वो नहीं किया गया है तब भी वो क्या हो जाएगा, अवैध घोषित हो जाएगा। तो ये भी कूट हमारा सही लग रहा है। चौथा कूट, इस पर पंचायत सचिव के हस्ताक्षर नहीं। पंचायत सचिव के हस्ताक्षर यहाँ कोई बात नहीं होती है, अगर हस्ताक्षर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है आपके नामांकन में। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होंगे हमारे पास, 1 और 3, मतलब पहला कूट और तीसरा कूट सही है, और कहाँ है वो, ऑप्शन नंबर 1 में। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा समिति जनपद पंचायत के बारे में पूछ रहा है कि उसका जो क्षेत्राधिकार है वो किस किस क्षेत्र में आता है। मतलब यहाँ पर जो नहीं आएगा उसको हम हटा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नहीं है। तो देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा, हाँ उसके क्षेत्राधिकार समिति में आता है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। महिला और शिशु कल्याण, हाँ ये भी आता है। दुर्भिक्ष, अकाल वाला, हाँ ये भी आता है। संचार, नहीं, संचार उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, डी। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जनपद एवं जिला पंचायत की शिक्षा समिति में क्या क्या आता है, शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा, निःशक्त एवं निराश्रितों के लिए सामाजिक कल्याण आते हैं, महिला और शिशु कल्याण आता है, अस्पृश्यता निवारण आते हैं, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण आता है, स्वास्थ्य एवं दुर्भिक्ष भी आता है, अकाल आता है, सूखा आता है, आदि संबंधित कार्य देखती है। तो संचार किसमें आता है, संचार संबंधी विषय आते हैं कहाँ पास, संचार एवं संकर समिति के पास होते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 26 के अनुसार या अधीन प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मतलब 26 के अनुसार जब चुनाव हो जाता है, जब उसके नाम का प्रकाशन हो जाता है, तो उसके अनुसार प्रथम सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा। पहला ऑप्शन, सूची प्रकाशन से 7 दिनों के भीतर, नहीं ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है ऑप्शन हमारे पास, सूची प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर, ये भी ऑप्शन गलत है। सूची प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर, हाँ ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। और ये तत्काल बाद वाला भी क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक्चुअली क्या होता है, जब भी जनपद पंचायत का चुनाव हो जाता है और जब विहित प्राधिकारी क्या करते हैं, उनके नामों का प्रकाशन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उन्होंने 1 नवंबर 2020 को नाम का क्या कर दिया है, प्रकाशन कर दिया है। तो प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, अब वो 30 नवंबर के भीतर क्या करना है, उनको प्रथम सम्मेलन आयोजित करना होगा। किसका, जनपद पंचायत का या जिला पंचायत का। यहां पर क्या होगा आंसर, 30 दिनों के भीतर करना होगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। जिला पंचायत में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सत्य है, ठीक है, हमें सत्य खोजना। कूट 1 क्या कहता है, विहित प्राधिकारी निर्वाचन के पश्चात 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु सम्मेलन बुलाएगा। नहीं, ये ऑप्शन क्या है, ये कूट क्या है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विहित प्राधिकारी होते हैं वो उनके निर्वाचन हेतु यथाशीघ्र क्या करते हैं, सम्मेलन बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ 30 दिनों वाला कोई क्लॉज नहीं है, यहाँ कौन सा क्लॉज आता है, यथाशीघ्र। तो ये वाला कूट गलत है पहला। ठीक है, दूसरा कूट, जिला पंचायत के पद के 50% पद, मतलब जो जिला पंचायत में जितने भी पद हैं छत्तीसगढ़ में, उनमें 50% पद महिला के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। हाँ, ये वाला क्या है, कूट सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो महिला आरक्षण है पंचायती स्तर पर वो कितना है, 50% कर दिया गया है। फिर है तीसरा कूट, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अनुसूचित जाति या जनजाति, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग का नहीं है तो जो उपाध्यक्ष होगा इन वर्गों में से चुना जाना आवश्यक होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मान लेते हैं कि जो अध्यक्ष है, ठीक है, टॉप बॉडी कौन होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक, अध्यक्ष ना तो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, ना तो वो एससी है, ना तो वो क्या है, ओबीसी है। तो फिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जो उपाध्यक्ष का पद होगा, जो हमारे उपाध्यक्ष होंगे वो इनमें से कोई एक जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो तीसरा कूट है वो भी सही है। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा क्या है, सही है। कहां पर मिलता है ये ऑप्शन हमें, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 26। पंचायती राज अधिनियम 1993 में पंचायत पदाधिकारी, ध्यान रखिएगा, पंचायत पदाधिकारी निर्वाचित के लिए निर्हर्ताओं में से कौन सा असत्य है। ध्यान रखना, असत्य की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है,
निर्हरता, तो असत्य, निर्हरताओं के लिए असत्य है। तो पहला कूट है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त, विकृत चित्त मतलब जो क्या हो जाता है, जिसका दिमाग काम नहीं करता है, ठीक, उन्हें क्या कहेंगे, विकृत चित्त घोषित हो, ठीक है, मतलब जो सक्षम न्यायालय उन्होंने क्या कर दिया, उस उम्मीदवार को ठीक विकृत चित्त घोषित कर दिया। क्या ये अर्हित होगा? नहीं होगा, निर्हरित होगा। मतलब यहाँ पास ये वाला निर्हरित है, ठीक, मतलब ये सत्य है, इसीलिए ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पास पूछा क्या गया है, असत्य को पूछा गया। असत्य क्या है? तो ये तो सत्य है, ठीक है, मतलब ये तो निर्हरता को शो कर रहा है, तो मतलब ये निर्हरता को शो कर रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो असत्य को बात कर रहा है। फिर चलते हैं आगे, पंचायत के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो, ठीक, यदि पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो वो क्या हो जाता है, निर्हरित हो जाता है, मतलब ये तो निर्हरता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, असत्य, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। फिर बोलता है विधि व्यवसायी हो, ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है, विधि व्यवसायी हो, तो ये क्या है, निर्हरता नहीं है, ठीक। यदि कोई व्यक्ति विधि व्यवसायी है तो वो पंचायत के लिए क्या हो सकता है, ठीक, पदाधिकारी निर्वाचित हो सकता है, मतलब ये निर्हरता नहीं है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ये असत्य है। यदि इस क्वेश्चन में लिख देता कि वो वैतनिक है, वो क्या है, वैतनिक है, और किसके द्वारा वैतनिक है, पंचायत के द्वारा ही वैतनिक है, तो फिर ये क्या हो जाता, निर्हरता हो जाता, फिर ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता, और हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता हमारे लिए, ठीक। तो वर्तमान में अभी जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर, सी, क्योंकि यदि विधि व्यवसायी है तो वो पंचायत के लिए क्या हो सकता है, निर्वाचित हो सकता है, ये कोई निर्हरता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे लिए उत्तर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन उसे क्या कर दिया गया, निर्हरित कर दिया गया, तो निर्हरित ऐसे ही कर दिया गया, तो वो निर्हरता तो है, ठीक है। जब वो निर्हरता है तो हमारे लिए वो ऑप्शन किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें क्या पूछा गया था, असत्य, तो असत्य क्या हमारे लिए, केवल विधि व्यवसायी होना, ठीक है। और इसमें भी याद है कि वैतनिक लिख देता तो ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी क्या हो जाता, सही हो जाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 27। यहां कहता है सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके पास होता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर कौन होगा, नगर आयुक्त के पास ही होता है। जब भी समान परिस्थितियां होती हैं तो जो प्रशासनिक अधिकार होंगे हमेशा किसके पास होंगे, एक नगर आयुक्त के पास होंगे, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है वो किसी काम के नहीं, क्योंकि ये तो महापौर, ठीक, फिर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर ये जब ऑप्शन ए नहीं होगा तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नोटा तो होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नगर आयुक्त क्या होते हैं, प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः इन्हीं के पास होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में कलेक्टर के विषय में प्रावधान कहाँ किया गया है। जो हमारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, उसका जो धारा क्रमांक 16 है, उसी में क्या किया गया है, कलेक्टर के बारे में प्रावधान किया गया। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। हमें भू राजस्व संहिता के सारे एक्ट नहीं याद करना है, सारे धारे को नहीं याद करना है, जो कलेक्टर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को याद करना है। तो हमको यहाँ पर धारा 16 को याद रखना होगा, केवल बस एक फैक्ट याद रखना है, कोई बहुत बड़ा इसमें बात नहीं है। एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के 1959 जो संहिता है हमारा, उसमें धारा 16 के अंतर्गत कलेक्टर का प्रावधान किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 29। नगर पालिका परिषद पार्षद की पद मुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है। फिर से ध्यान रखिएगा, क्या सही नहीं है। तो कूट 1, अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में, मतलब लोकहित में कलेक्टर पार्षद को पद मुक्त कर सकता है। जी हाँ, ये तो कूट सही है, ठीक। मतलब कि कलेक्टर क्या कर सकता है, लोकहित में किसी पार्षद को उसके पद से मुक्त कर सकता है, ठीक। तो जब ये जो लाइन लिखा हुआ है ये तो सही है, सत्य लाइन है ना, ये क्या है, ये सत्य है, ध्यान रखिएगा, ये सत्य है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो क्या मैं इसको ऑप्शन में लूंगा, नहीं लूंगा, मतलब मैं इसको ऑप्शन में नहीं ऐड करने वाला, ठीक है, क्योंकि ये लाइन सत्य है। और पूछा क्या है, असत्य, नहीं पूछा है। फिर है अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में आयुक्त पार्षद को पद मुक्त कर सकता है, नहीं, इसको कौन कर सकता है, कलेक्टर कर सकता है, मतलब ये असत्य हो गया, तो ये मेरे ऑप्शन में आने वाला है, ये ऑप्शन में आने वाला है, मतलब 2 आने वाला है मेरे ऑप्शन में। फिर आगे चलते हैं, अशोभनीय आचरण के कारण परिषद किसी पार्षद को 2/3 बहुमत से पद मुक्त कर सकता है। जी हाँ, ये तो सत्य है, 2/3 बहुमत से उसे मुक्त कर सकता है, मतलब ये मेरे ऑप्शन में नहीं आने वाला है। फिर अशोभनीय आचरण के कारण किसी पार्षद को 3/4 बहुमत से पद मुक्त कर सकता है, नहीं, कितना होता है वो 2/3 होता है, तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, तो ये मेरे ऑप्शन में आने वाला है, ठीक है। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। देख लेते हैं कहाँ है वो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बारे में धारा 41 में यहाँ पर पूरा प्रावधान किया गया, उसको हम देख लेते हैं एक बार।
धारा 41 बात करता है पार्षद का पद से हटाया जाना। ठीक है, कैसे आप किसी पार्षद को उसके पद से हटाए जा सकते हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यदि किसी पार्षद के रूप में बना रहना कलेक्टर की राय में लोकहित या परिषद में हित में नहीं है, यदि कलेक्टर सोचता है कि वो लोकहित में नहीं है, यदि वो पार्षद रहेगा तो उसे हटा सकता है। फिर है यहाँ पर अगला, परिषद ने पार्षद को, क्या है, परिषद ने पार्षदों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से उसे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया, तो उसे हटाया हुआ माना जाएगा। यदि वो विधि व्यवसाय होते हुए परिषद के विरुद्ध, क्या है, राज्य सरकार के विरुद्ध किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होता है, मतलब वो क्या करता है, एक केस लड़ने चले जाता है जो कि किसके अगेंस्ट है, परिषद के अगेंस्ट है और राज्य सरकार के अगेंस्ट में चला गया। कलेक्टर इस प्रकार का कोई आदेश पारित करने से पूर्व पार्षद को, क्या है, कारण बताने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक, कारण बताओ नोटिस। फिर इस धारा के अधीन पारित किए किसी भी आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के भीतर कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, यदि किसी पार्षद को उसके पद से मुक्त कर दिया गया है तो वो पार्षद राज्य सरकार को कितने दिन के भीतर अपील कर सकता है, 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की तीसरी बड़ी जनजाति कौन सी है? तीसरी बड़ी जनजाति की हम बात करें तो वो है उरांव। आंसर होगा इसका बी। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के विषय में सही क्या है? कथन नंबर 1, निग्रिटो एवं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं, सही है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में वर्णित है, ये भी सही है। ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया, ये भी सही है। प्रदेश में जनजाति साक्षरता 59.1%, ये भी सही है। तो आंसर होगा आपका चारों सही, मतलब उपरोक्त सभी डी। प्रश्न है, पहाड़ी कोरवा जनजाति से संबंधित सही है? कथन पहला, खुड़िया रानी प्रमुख देवी है, सही है। सिंगली प्रमुख बोली है। बीजबोहिनी प्रमुख पर्व है, दूसरा भी सही है। तीसरा भी सही है। हड़िया एक पेय पदार्थ होता है जो इस समुदाय में प्रमुखता से प्रचलित है। द्वितीय विवाह प्रतिष्ठा जन्य माना जाता है, ये भी सही है। अधिकतर आदिवासी समुदाय में द्वितीय विवाह भी होता है। कुमारी भात जो है प्रमुख मृतक संस्कार है, पूरे सही है। आंसर होगा इसका डी। प्रश्न अगला है, सुमेलित कीजिए जनजाति और उसकी उपजातियां। कमार की हम बात करें तो कमार की उपजाति है मकड़िया, ए का 4। उरांव की हम बात करें तो वो होता है धनका, बी का 2। भुंजिया अगर हम देखें तो इसका होगा 1 छिंदा भुंजिया या चिंदा भुंजिया बोलते हैं, और बैगा है वो है आपका 3, डी का 3 नाहर। तो आप देख लीजिए क्या बोले, पहला कमार का मकड़िया, ए का 4 यहाँ दिख रहा है, इन दोनों में तो नहीं, एक तो नन ऑफ दिस है। बी का 2 उरांव का धन का, सी का 1 तो भुंजिया का चिंदा, और डी का आपका बैगा का नाहर। तो आंसर होगा ए। प्रश्न अगला है, प्रदेश में कौन सी जाति अपने गायकी हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है पटरिया, ए। प्रश्न है, घोटुल से संबंधित सत्य है, आपको सत्य बताना है। गोंड जनजाति का युवा गृह है, सही है। गोंड की एक उपजाति मुरिया में इसका प्रचलन है। दूसरा है, शरद चंद्र राय ने घोटुल की विशिष्ट उद्देश्य में भोजन इकट्ठा करना, जादू टोना एवं धर्म संबंधी संस्कार करना या सिखाना को शामिल किया है। तीसरा है, प्रमुख देवी मातुल है। तो गोंड जनजाति ये सही है, शरद चंद्र ये भी सही है, गोंड तीसरा जो है प्रमुख देवी मातुल है ये गलत है, मतलब आंसर होगा आपका 1 और 2 सही, ए आंसर। प्रश्न है, सलवा जुडूम का हिंदी अर्थ है। सलवा जुडूम जो है बस्तर क्षेत्र में नक्सली उन्मूलन से संबंधित और महेंद्र कर्मा जी से जुड़े थे, तो इसका जो आपका हिंदी अर्थ है वो है शांति की ओर लौटो, आंसर ए। काष्ठ शिल्पकार झितऊ राम किस जनजाति के थे? इसका उत्तर है बी, अबूझमाड़िया जनजाति। पोहा या चिवड़ा का संबंध किस जनजाति से है?
तो हम पढ़ते हैं परंपरागत व्यवसाय है, तो इसमें हम पढ़ते हैं हलवा जनजाति लोग ये कार्य करते हैं। तो आंसर आप देख लें, हलवा कहीं नहीं है, मतलब आंसर होगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। बात करें प्रश्न क्रमांक 39 की, तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है नरवा विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में कैंपा मद से कितनी भूमि उपचारित की जा चुकी है। इस प्रश्न में दो चीजें आपको जानने लायक है, एक है आपका नरवा विकास योजना और दूसरा है कैंपा मद। ठीक, पहला क्या है नरवा विकास योजना, आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, एला बचाना है संगवारी। ठीक, ये जो नारा था, ठीक है, ये जो नारा था ये दिया गया था आपका सुराजी गांव योजना के अंतर्गत। ठीक है, सुराजी गांव योजना जो थी उसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े हुए 4 चीजों पर फोकस करने की बात कही गई थी। कौन कौन सा? एक था नरवा यानी जल संसाधन, एक था गरवा यानी पशु संसाधन, तीसरा था आपका घुरवा जिसके अंतर्गत आता है आपका जैविक खेती, और चौथा था आपका बाड़ी यानी कि आपके जैविक खेती से जुड़े हुए सब्जी फल, आपके धान की फसलें, इन सब का जैविकीकरण। ठीक है, तो जब पहले शब्द की बात करता हूं मैं नरवा का, ठीक है, तो यहां पर इसका सीधा अर्थ निकलता है आपका जल संसाधन से। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? जल संसाधन का विकास किया जाता है, नहरों का विकास किया जाता है, बांध बनाए जाते हैं, जलाशयों का निर्माण किया जाता है। ये किसके द्वारा होता है? नरवा विकास योजना के अंतर्गत, यानी भूमिगत जल को वृद्धि करने का प्रयास इस योजना के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज आपने देखा कैंपा मद। कैंपा का फुल फॉर्म होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एक्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग एक्ट। ये एक्ट जो था वो आया था आपका 2016 में, जिसमें यह कहा गया था कि जो वनीकरण के लिए जो मद आता है, पैसा आता है, उसका प्रयोग आप चाहें तो कहां कर सकते हैं? जो विकासात्मक कार्य है वहां पर कर सकते हैं। तो इसी बात का लाभ उठा करके जो राज्य सरकार है उसने कैंपा मद को कहां निवेश करना प्रारंभ किया? जो राज्य संचालित योजनाएं हैं वहां पर। ठीक है, और इस कैंपा मद का प्रयोग कहां पर किया जाता है? मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में कहां पर किया जाता है? ऐसी जगह जहां पर वन संसाधन बहुत आयत में पाए जाते हैं, जहां पर जंगल बहुत ज्यादा है, वहां पर कैंपा मद से जलाशयों का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि नरवा विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में कैंपा मद से कितनी भूमि उपचारित की जा चुकी है। उपचारित करने का मतलब होता है जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाना। ठीक, तो अभी तक 3,12,000 हेक्टेयर जो है वो इस मद से उपचारित की जा चुकी है। क्लियर? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है लेमरू हाथी रिजर्व से कितने गांवों का विस्थापन किया जाएगा। ठीक, लेमरू हाथी रिजर्व आपको पता होगा कि जो रायगढ़, कोरबा और सरगुजा, इन तीनों जिलों के क्षेत्र में ये पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा आशंकाएं, एक तरीके से बोलेंगे अफवाह उड़ रही थी कि यहां से बहुत सारे गांवों को विस्थापित किया जाएगा, उस क्षेत्र से हटाकर उनको दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। तो हाल ही में हमारे जो वन मंत्री हैं, कौन? मोहम्मद अकबर जी, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो लेमरू हाथी रिजर्व है इसका निर्माण किसी नेशनल पार्क की तरह नहीं हो रहा है, बल्कि किसके तरह हो रहा है? एक संरक्षण रिजर्व की तरह किया जा रहा है। संरक्षण रिजर्व मतलब कंजर्वेशन रिजर्व। उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो वहीं पर रहेंगे, उनके किसी भी प्रकार के अधिकार का हनन नहीं किया जाता है, उनको सभी प्रकार के अधिकार पूर्ववत ही प्राप्त होते हैं। ठीक, तो आपको इस प्रश्न में पूछा है कि लेमरू हाथी रिजर्व से कितने गांवों का विस्थापन किया जाएगा। मैंने आपको बताया चूंकि ये संरक्षण रिजर्व है इसीलिए कोई भी गांव या कोई भी व्यक्ति वहां से विस्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है लेमरू एलिफेंट रिजर्व का निर्माण किस रूप में किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन में है अभयारण्य के रूप में, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, संरक्षण रिजर्व के रूप में या हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में। पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है इसका निर्माण किस रूप में किया जा रहा है? संरक्षण रिजर्व के रूप में किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं किया जाएगा। क्लियर?
चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम कब से प्रभावी है, या यूं बोले कि ये जो अधिनियम है वो कब से लागू किया गया है। आपको पता होगा, इसका एक लाइन का उत्तर है भाई 1972 में ये एक्ट आया था और 1972 में ये लागू हुआ था। इसीलिए आपको 1973 से जो बाघ के संरक्षण के ऊपर प्रोजेक्ट टाइगर है वो देखने को मिलता है। कैलाश सांखला जी इसके पहले डायरेक्टर बनाए थे आपका प्रोजेक्ट टाइगर के, इसीलिए उनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये सारे फैक्ट इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक। याद रखेंगे कि ये जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम है ये कब प्रारंभ हुआ, 1972 में प्रारंभ हुआ। क्लियर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों को क्रियान्वित कर पूर्ण करने हेतु समय सीमा प्रदेश के लिए कब तक रखी गई है। देखिए ये जो जल जीवन मिशन है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, लोगों के घर घर तक नल लगाया जाता है, ठीक है, यानी जो बीपीएल परिवार है उनको मुफ्त में नल का कनेक्शन दिया जाता है, ठीक। तो ये जो मिशन है इसका लक्ष्य सीमा रखा गया है केंद्र सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने ये कहा है कि वर्ष 2024 तक हर घर में नल लगा दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार ने क्या कहा कि हम इस कार्य को कब तक पूरा कर लेंगे, 2023 तक पूरा कर लेंगे, ठीक। तो यहां पर आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रदेश के लिए कब तक रखी गई है सीमा, किसके द्वारा, राज्य शासन द्वारा। तो कब तक रखी गई, 2023 तक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ष 2023, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। एसआरएस रिपोर्ट 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर कितनी है। आपके पास ऑप्शन में है 139, 140, 159, 142, ठीक। तो आपको बता दें कि ये जो एसआरएस रिपोर्ट है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसआरएस का, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है। इसकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, वर्ष 2018 में, ठीक है। इसके पहले जो 2017 वाली रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, 141 है, 2017 की रिपोर्ट थी, ठीक। अब 2018 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मातृत्व मृत्यु दर में हमारे यहां बढ़ोतरी देखी गई है, यानी कि 1 लाख महिलाओं में कुल कितनी महिलाएं मृत हो जाती हैं, 159 महिलाएं। तो ये जो 159 महिलाएं हैं, ठीक है, जो या तो गर्भावस्था काल के दौरान या डिलीवरी के समय मृत हो जाती हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, 2 चीजें हैं, एक आपका स्वास्थ्य संसाधनों का अभाव और दूसरा है कुपोषण की समस्या, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को टारगेट करके आपने देखा होगा कि बहुत सारी योजनाएं जो है वो राज्य में संचालित की जा रही हैं, ठीक। तो ये डेटा आप याद रखेंगे कि एसआरएस रिपोर्ट 2018 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, 159 है, ठीक। 2017 में कितनी थी, 141 थी। क्लियर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर भाव पर वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है, ठीक। एकदम फैक्चुअल चीज है, इसका आंसर है 5.32%, ठीक। वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ भाई, 5.32%, ठीक। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.32। क्लियर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर भाव पर वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 तक किस क्षेत्र की जीएसडीपी में भागीदारी सर्वाधिक रही है। देखिए इस प्रकार के तुलनात्मक प्रश्न जो है वो पिछले 4-5 सालों से हम लगातार सीजीपीएससी में देख रहे हैं, ठीक। तो याद रखेंगे कि वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक, ठीक है, आपको पिछले 5 सालों का डेटा एक साथ मांग रहा है, ठीक। किस क्षेत्र की जीएसडीपी में भागीदारी सर्वाधिक रही है, तो इसका उत्तर है आपका उद्योग क्षेत्र, ठीक। आप 2014-15 से लेकर 2019-20 तक का कोई सा भी डेटा ले लें, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत, तो आपको हमेशा मिलेगा कि उद्योग क्षेत्र का जो डेटा है, ठीक है, यह योगदान है जीएसडीपी में, वो हमेशा आपको 45% से ऊपर ही मिलेगा, नीचे कभी नहीं गया है, ठीक। तो यही आपको पूछ रहा है प्रश्न में कि किसकी भागीदारी सर्वाधिक रही है, किसकी रही है, उद्योग क्षेत्र की रही है। क्लियर। चलिए हमारा अगला प्रश्न था, वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्तियों में
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर अनुमानित है, यानी कितनी वृद्धि दर जो है वो रही है किस क्षेत्र में, कुल राजस्व प्राप्ति में। ठीक है, हमको पता है कि जो प्राप्तियां हैं, जो आय है, वो दो प्रकार की होती हैं, एक आपका राजस्व आय होता है, दूसरा आपका पूंजीगत आय होता है। ठीक, तो यहां पर आपको कर या गैर कर की बात नहीं कर रहा है, बल्कि पूछ रहा है कुल राजस्व प्राप्ति। ठीक है, तो ये कितना रहा है भाई, 7.72%। वर्ष 2019-20 में जो राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर है वो कितनी रही है, 7.72%। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत संचालनालय रिपोर्ट वर्ष 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। एकदम फैक्चुअल चीज है, आपको याद होना चाहिए 11,664 गांव जो है ना, ग्राम पंचायत जो है वो वर्तमान में विद्यमान है। यही बोले कि अभी कार्यरत कितने हैं, 11,664 ग्राम पंचायतें। ठीक, चलिए तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरीकरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। एकदम फैक्चुअल चीज है। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में इसका डेटा दिया हुआ है और आपको बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो दुर्ग जिला है, ठीक है, यहां पर शहरीकरण का प्रतिशत है लगभग 64%। अगर एकदम एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 64.15% जो है क्षेत्र वो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद किस जिले का नंबर है, तो रायपुर जिले का नंबर है, जहां पर लगभग 59% जो है क्षेत्र वो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर न्यूनतम शहरीकरण की बात करें तो कौन सा जिला है न्यूनतम शहरीकरण वाला, बलरामपुर है, जहां का शहरीकरण प्रतिशत कितना है, लगभग 4.75%। ये याद रखेंगे। तो अधिकतम में कौन है, दुर्ग है, न्यूनतम में कौन है, बलरामपुर है। क्लियर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछ रहा है और दूसरा अनुसूचित जनजाति में भी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक, तो ये है आपका बालोद जिला। ठीक, लगभग 77 जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो बालोद जिला में साक्षर हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें सबसे पहला कथन में लिखा हुआ है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है वो ग्रेनाइट एवं नीस से बनी है, जिसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। तो यहां आप समझिएगा कि विंध्यन क्रम की चट्टान जो है वो ग्रेनाइट और नीस से नहीं बनी है। ठीक है, तो ग्रेनाइट और नीस से बनी चट्टान जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टान है। यहां पर विंध्यन क्रम की चट्टान जो है वो कडप्पा क्रम की चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण से बनी है। ठीक, तो ये यहां पे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर बात इनके विस्तार की है तो इसका विस्तार बिल्कुल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक है। तो विस्तार तो सही है लेकिन बनी किससे है ये गलत है। ठीक, तो पहला आपका स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि विंध्यन क्रम में पन्ना एवं गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान स्थित है। तो विंध्यन क्रम की चट्टान के अंतर्गत किम्बरलाइट चट्टान की नसों में पाया जाता है हीरा, यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, हीरा। और हीरे की जो प्रसिद्ध खान है पन्ना मध्य प्रदेश की और गोलकुंडा आपका तेलंगाना की। तो बिल्कुल ये विंध्यन क्रम की चट्टान के अंतर्गत पन्ना और गोलकुंडा की जो खान है वो इसी क्रम की चट्टान के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए केवल एक ये गलत हो जाएगा। तो अगर ये दूसरा सही है तो केवल दो, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें लिखा हुआ है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम। तो एक आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो यहां पर कौन से क्रम में, घटते क्रम में। याद रखिएगा, में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदी का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो अगर आप सीधा एक्सप्लेनेशन की ओर चले तो गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर,
नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर और ताप्ती नदी की बात करें तो 724 किलोमीटर। ये हो गया इनके घटते क्रम में। तो गोदावरी नर्मदा महानदी ताप्ती, गोदावरी नर्मदा महानदी ताप्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। यहां हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें लिखा हुआ है लेटेराइट मृदा के बारे में। तो लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला, इस मृदा का निर्माण निछालन की प्रक्रिया से होता है। बिल्कुल, इसीलिए लेटेराइट मृदा को कैसी मृदा कहते हैं, निछालित मृदा कहते हैं। चलिए अगला, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, इसमें मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। निछालित हो जाने के बाद यह लेटेराइट मिट्टी की उर्वरता क्या होती है, खत्म हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और कम उपजाऊ मृदा में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन नहीं होता। जिस मिट्टी की उर्वरता कम होती है वहां पर कौन सी फसल ली जाएगी, बागानी फसल ली जाती है। तो यहां पर पर्वतीय प्रदेश में अगर कोई मृदा जिसकी उर्वरता क्या हो, कम हो, वहां पर हम कौन सी फसल ले रहे हैं, बागानी फसल ले रहे हैं। तो यहां मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। यह स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ये आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है कि एमएस स्वामीनाथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इन्हें सदाबहार क्रांति का जनक के नाम से जाना जाता है। यहां याद रखिएगा, सदाबहार क्रांति ही आपकी कौन सी क्रांति है, हरित क्रांति है। मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही, आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा, ये दोनों ही क्या है, सही है। यहां क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है। यहां पर एक तरफ खनिज दे दिया है और दूसरी तरफ उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। खनिज में सबसे पहला दिया हुआ है लौह अयस्क, दूसरा सोना, तीसरा तांबा। और वहीं उनके उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो केमनगुड़ी की खान, कोलार की खान और खेतड़ी की खान। तो सुमेलित है पूछ रहा है, तो लौह अयस्क के लिए जो केमनगुड़ी की खान है बिल्कुल सुमेलित है। सोने की बात करें तो कोलार की खान बिल्कुल सुमेलित है और तांबे के लिए आपका खेतड़ी की खान आपका बिल्कुल सुमेलित है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देखा जाए तो लौह अयस्क की बात करें तो कर्नाटक में एक चिकमंगलूर जिला है। तो कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में पहाड़ी है बाबा बुदान की, वहां बाबा बुदान की पहाड़ी में एक खान है जिसका नाम है केमनगुड़ी की खान। ठीक, तो ये हो गया आपका लौह अयस्क का क्षेत्र। दूसरा अगर सोने की बात करें तो कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में कोलार की खान, और तांबे की बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी की खान। ठीक, तो ये बिल्कुल तीनों का तीनों सुमेलित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला याद रखिए, पहला स्टेटमेंट, एंथ्रेसाइट, कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यहां पर पहले नंबर के कोयले की बात हो रही है, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, जिसमें सबसे पहला क्या बोला गया, कोल गैस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। तो याद रखिएगा, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है जिसमें कोल गैस और नमी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और वहीं जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है उसमें ये दोनों क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिसे भंजन आसवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो एंथ्रेसाइट में कोल गैस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, असम के लखीमपुर में सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो असम के लखीमपुर में सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार कोयला, जो कोयले के अंदर तीसरा प्रकार है, तो ये कह रहा है कि लिग्नाइट प्रकार का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है असम के लखीमपुर में, जो कि गलत है। यहां पर आप देखिए तमिलनाडु के नेवेली में सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार का क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। पूछ क्या रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। सही जवाब हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 2, यानी कि केवल 2, यानी आंसर नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिनमें सबसे पहला स्टेटमेंट है, लौह इस्पात उद्योग के पहला सफल कारखाना साक्षी में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग का पहला सफल कारखाना जो है वो झारखंड के सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के कौन सी जगह, सांची में स्थापित किया गया था। वहीं दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारत में सिर्फ 3 लौह इस्पात उद्योग ही कार्यरत थे। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। यानी कि स्वतंत्रता के समय भारत में सिर्फ 3 लौह इस्पात उद्योग ही थे, टिस्को, इसको और विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। ठीक, टिस्को यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको यानी इंडियन आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड और विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, ये 3 स्टील प्लांट ही स्वतंत्रता के समय क्या थे, कार्यरत थे। यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो टेस्ट नंबर 19 में 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो संविधान से था। सवाल था संविधान के निर्वचन में उपदेशिका कब सुसंगत है। जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे उसमें पहला ऑप्शन था ये पूर्णतः असंगत है, दूसरा ऑप्शन था सुसंगत है किंतु वहीं जहां मूल संरचना के तत्वों को जानना है, तीसरा था सुसंगत है किंतु केवल संविधान की भावना को जानने के लिए, और चौथा था जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां पर जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, वह संगत है। तो इसका उत्तर होगा डी, जहां भी संविधान के किसी उपबंध का अर्थ जानने की आवश्यकता हो वहां पर उद्देशिका सुसंगत है। ये जो प्रश्न है ये बेस्ड है SR बुम्बई 1994 केस के डिसीजन पर। तो इस केस के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका का उपयोग संविधान के किसी भी उपबंध को स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो SR बुम्बई केस के डिसीजन के अनुसार उद्देशिका संविधान का एक मार्गदर्शक अगर है तो ये गलत नहीं होगा, और उद्देशिका के माध्यम से हम संविधान के किसी भी उपबंध जिसका अर्थ सुस्पष्ट नहीं है उसको जान सकते हैं, या उसको जानने के लिए हम उद्देशिका का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जो हमारा अगला सवाल था वो 59 नंबर का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था कि एक हाई कोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। यहाँ पर केस आपको दिए गए हैं शंकरी प्रसाद बनाम इंडियन यूनियन, ये इससे संबंधित केस नहीं है। नरेश वर्सेस महाराष्ट्र, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान, और उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर नरेश वर्सेस महाराष्ट्र है। परंतु इस उत्तर के साथ साथ हम अनुच्छेद 12 को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अनुच्छेद 12 संविधान में राज्य की परिभाषा को बताता है। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो अनुच्छेद 12 बोलता है कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार शामिल है, संसद शामिल है, तीसरा राज्य विधानमंडल शामिल है, और इसके अतिरिक्त स्थानीय प्राधिकारी शब्द यहाँ पर रखा गया था। अब इसके ऊपर एक विवाद हुआ कि आर्टिकल 12 के अनुसार जो भी राज्य बताए गए हैं, अगर इन राज्य में से कोई भी मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो इसके विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 32(2) में न्यायपालिका रिट जारी कर सकती है। तो विवाद ये था क्या न्यायपालिका स्वयं अपने विरुद्ध भी रिट जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या अपने विरुद्ध भी कोई रिट जारी कर सकते हैं। तो न्यायपालिका ने नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद में इस संशय को स्पष्ट किया, और उसने कहा कि न्यायपालिका जो संविधान का मूल अधिकार वाला भाग है, नागरिकों के अधिकार का, स्वयं कस्टोडियन है, और वो स्वयं अपने विरुद्ध किसी प्रकार की कोई रिट जारी नहीं करेगा, और न्यायपालिका अनुच्छेद 12 में बताई गई राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला संविधान का सवाल था भारत के संविधान के अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 क्या है ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 14 के 2 भाग माने जाते हैं। तो अनुच्छेद 14 में प्रत्येक व्यक्ति के लिए विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की बात की गई। विधि के समक्ष समता हमने ब्रिटेन से लिया है, और विधि का समान संरक्षण हमारे संविधान में यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या है। ये बोलता है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है केवल नागरिकों को। जी हाँ, यह अधिकार नागरिकों को है, परंतु क्योंकि यहाँ पर केवल लगा हुआ है इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन अधिकारों की बात अगर मैं करूँ कि मौलिक अधिकार कौन कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, तो हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार 15, 16,
19, 29 और 30 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त सभी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर भारतीयों को भी प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 14 एक ऐसा अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो केवल भारतीय नागरिक यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा, केवल गैर नागरिक, ये भी गलत हो जाता है। केवल गैर नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल प्राकृतिक व्यक्ति, यहाँ पर समझने की बात है कि प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति में क्या अंतर होता है। तो प्राकृतिक व्यक्ति हर वह व्यक्ति जो चल फिर सकता है, बोल सकता है, यानी हम सभी प्राकृतिक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। परंतु विधिक व्यक्ति की श्रेणी में निगम और कंपनियां शामिल होते हैं। तो यहाँ पर संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो प्राकृतिक व्यक्ति के साथ साथ विधिक व्यक्ति को भी कवर करता है, यानी निगम और कंपनियां भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्राकृतिक और विधिक व्यक्ति दोनों अनुच्छेद 14 में कवर होते हैं। इसके पश्चात हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपने अधिकार के प्रयोग में किसी अल्पमत की शैक्षणिक संस्था को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 30 अनुच्छेद 14 अल्पसंख्यक संस्थानों को संरक्षण देने वाला एक उपबंध है। यह अल्पसंख्यक संस्थानों को किस किस प्रकार के संरक्षण देता है? तो अल्पसंख्यक संस्थानों को किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना का और उसके प्रबंधन का अधिकार देता है। तो यहाँ पर डी, प्रबंधन का अधिकार बिल्कुल सही है। शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने का अधिकार, जी हाँ, ये भी प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो ये भी सही हो जाएगा कि शिक्षण का माध्यम हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अन्य कोई भाषा हो, इसका संरक्षण जो अल्पसंख्यक संस्थान है वो स्वयं करता है और वो स्वयं चयन कर सकता है कि उसके पढ़ाए जाने का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकता है। शिक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार, जी हाँ, ये भी प्रबंध के अंतर्गत आ जाएगा। तो शिक्षकों को नियुक्त करने का अधिकार भी इसमें शामिल है। परंतु पाठ्यक्रम को निर्मित करने का अधिकार या पाठ्यक्रम के निर्धारण का अधिकार अल्पसंख्यक संस्थानों को नहीं होता। ये केंद्र सरकार का अधिकार है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ही स्कूलों में किस प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं, शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएं, उसका निर्धारण करती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है, बाकी ए, बी और डी ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन आपसे पूछा गया था, उत्तर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। ये बोलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन कहा गया था। देखिए यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया गया है। आपने अभी तक सुना होगा कि मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा है, परंतु ये प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एच.एम. सिरवई जी का नाम लिखा गया है, जो कि गलत है। बी.आर. अम्बेडकर जी नहीं, इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ये भी गलत है। के.सी. बियर जी का नाम, जी नहीं, के.सी. बियर भी गलत है। इसका सही उत्तर है ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन जी ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा के रूप में पहचाना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 63। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसमें लिखा है राष्ट्रपति को 2 महीने का नोटिस देकर प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। 2 महीने का नोटिस देना अनिवार्य नहीं है। कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसा समझ रहे होंगे कि संविधान में ऐसा दिया हुआ है कि 2 महीने का पूर्व नोटिस देकर संबंधित व्यक्ति अगर अपना नाम, पता इत्यादि बताए तो वो राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई विधिक प्रक्रिया चालू कर सकता है। तो जी हाँ, वो कर सकता है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आपराधिक प्रक्रिया की बात की गई है, न कि सिविल प्रक्रिया की। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध केवल सिविल प्रक्रिया ही आप 2 महीने का नोटिस देकर आरंभ कर सकते हैं, ना कि आपराधिक प्रक्रिया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती। तो राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर हैं उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक प्रक्रिया आरंभ नहीं की जा सकती। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय किसी न्यायालय द्वारा किए गए किसी निर्णय की अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है?
देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132, 133, 134 और 136 में वर्णित है। 132 आर्टिकल बोलता है संवैधानिक मामलों में अपील, 133 बोलता है सिविल मामलों में अपील, 134 बोलता है आपराधिक मामलों में अपील। तो यदि आपका मामला इन तीनों के अंतर्गत आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आसानी से इन मामलों में अपील कर सकते हैं, परंतु यदि आपका मामला इन तीनों कैटेगरी में नहीं आता है तब भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत विशेष अनुमति अपील की आपको दे सकता है। तो यहाँ पर विशेष अनुमति से अपील की बात की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 136 यानी बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल था 66, निम्नलिखित संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार के संशोधन करने के लिए आपको विधानमंडलों से अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। देखिए संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 में वर्णित है। यहाँ पर दो प्रकार के संशोधन बताए गए हैं, एक विशेष और दूसरा अति विशेष बहुमत से संशोधन। देखिए यहाँ पर हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो ये विशेष बहुमत सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 होता है, जो सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक होता है। जबकि जहाँ हम अति विशेष बहुमत की बात करते हैं तो वहाँ विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति की आवश्यकता भी पड़ती है। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये संविधान के वो भाग होंगे जो राज्यों को भी प्रभावित करते हैं। संविधान का जो भी भाग जो राज्यों को भी प्रभावित करता है, अगर उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाए तो उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान का भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, संविधान का भाग 4 यानी डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा गया है। तो संविधान के भाग 3 में संशोधन के लिए किसी प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सीधे तौर पर राज्यों को प्रभावित नहीं करता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को भी संशोधित करने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, तो ये ऑप्शन भी गलत है। परंतु 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। और इन सूचियों में वे विषय बताए गए हैं जिन पर संघ निर्णय ले सकता है, राज्य निर्णय ले सकता है, या संघ और राज्य दोनों निर्णय ले सकते हैं। तो इस सूची में किया गया कोई भी संशोधन सीधे तौर पर राज्यों को प्रभावित करता है, तो इसमें अगर कोई भी संशोधन किया जाए तो वो अति विशेष बहुमत से होगा, यानी राज्यों की सहमति की भी आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, संविधान की 7वीं अनुसूची। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो यहाँ पर देखिएगा, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? बता दें, कर्नाटक के मैसूर में एक स्थल है जिसका नाम है संगलकल्लू। यहाँ पर विद्वानों का मानना है कि नवपाषाण काल में यहाँ के लोग गोबर जो थे इस स्थान पर लाते थे और जब वो सूख जाते थे तब उन पर आग लगा देते थे, जिससे एक टीले का निर्माण हो गया। इस प्रकार जो है राख का टीला जो है किससे संबंधित है? संगलकालू नामक स्थान से। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, गोपत यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें यह बताना है। जिसमें पहला पॉइंट है, गोपत यजुर्वेद का क्या है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथ की तो अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपत है। मतलब पहला वाला कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, शिल्प वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है। तो शिल्प वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है, बिल्कुल जी हाँ सही है। तो क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर बी, मतलब केवल 2 सत्य है। अगला प्रश्न हमारा है 69, लिखा है निम्न में से किस कुषाण वंशीय शासक ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए? अब कुषाण वंशीय शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? याद रखिएगा, कनिष्क है, विम कन्फ्यूशियस, कुजूर कन्फ्यूशियस, और बाद में कनिष्क के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो हुविक्स होते हैं। सब ने सिक्के जारी किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के जारी किए थे वो किए थे विम कन्फ्यूशियस ने। ये उनका चेहरा युक्त क्या है? सिक्का है, और उनके द्वारा कुछ प्रमुख सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे वो हैं।
फिर बात करते हैं मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सिक्कों पर कलमा लिखाना प्रारंभ किया था। देखिएगा ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कलमा लिखाना बंद किसने कराया, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा औरंगजेब। लेकिन ये प्रारंभ किसने करवाया, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश के बहुत प्रसिद्ध शासक हैं। जब हम मध्यकाल पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो इन्होंने ही कलमा लिखना प्रारंभ करवाया था सिक्कों पर। अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 71 लिखा है, किस भक्तिकालीन संत को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है महाकवि सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वल्लभाचार्य जी ने अपने संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए पुष्टिमार्ग का स्थापना किया था। उसी में शिष्य के रूप में कौन शामिल होते हैं, सूरदास जी। तो वल्लभाचार्य जी के बाद उसको आगे बढ़ाने का काम कौन करते हैं, सूरदास जी। इस कारण इनको क्या कहा जाता है, पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई संधियों पर हमको क्या करनी है, बताना है कि कौन से शासक कौन से संधि करते हैं। तो यहां पर देखिएगा द्वितीय संधि के दौरान, मतलब द्वितीय युद्ध के दौरान जब कौन कौन सी संधि होती है, तो बसीन की संधि सबसे पहले। तो यही कारण रहता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का, क्योंकि ये एक प्रकार की सहायक संधि रहती है। तो यहाँ ये जो बसीन की संधि है पेशवे के साथ, तो देखिएगा बसीन और पेशवा, तो फर्स्ट में थर्ड जुड़ रहा है, तो फर्स्ट में थर्ड जुड़ रहा है, मतलब ये 3 हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा देवगांव की संधि जो भोंसले ने की है, ठीक है। तो देवगांव की संधि किसने की है, भोंसले ने। तो देखिएगा तो डी में 1 कहां जुड़ रहा है, तो डी में 1 केवल यहीं जुड़ रहा है, ठीक। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। तो और भी देख लीजिए, सूर्य अर्जुन की संधि सिंधिया ने और राजपुर घाट की संधि किसने की, होलकर। और मैं बता दूं आपको, ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि किस सीक्वेंस में जमाइए, कालक्रम के अनुसार जमाइए। तो पहले बसीन, फिर देवगांव, सूर्य अर्जुन और फिर राजपुर घाट की संधि। तो आपको याद रखना है मराठा युद्ध के दौरान कुल 12 संधियां होती है, उनका क्रम आपको भी याद रखना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 73, निम्न में से किन्हें प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में माना जाता है। तो याद रखेगा हेनरी विवियन डेरेजियो को क्या कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रवादी कवि के नाम से जाना जाता है। अगला एक प्रश्न है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, यह किसका कथन है, निम्न में से किसका कथन है। तो ऐसा कथन था चित्तरंजन दास जी का। तो इनको क्या कहा जाता है, देश बंधु चित्तरंजन दास जी का एक कथन था कि पूरा जो भारत है, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह के जैसा है। तो ये प्रश्न आपसे हो सकता है पूछा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता मतलब हो गया, उसके क्या है, खराब होने के लिए, डिप्लीशन या क्षरण के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये ध्यान देना है पूछा है कि नहीं, कई बार यही क्या है, छोटे से शब्द के कारण क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो नहीं है पूछा है, ठीक है। देखिएगा मैं आपको बता दूं क्या होगा, जो हमारी जो पृथ्वी की जो सतह है उससे ऊपर क्या है, ओजोन का लेयर है। ओजोन को O3 से दर्शाया जाता है, ये इसका क्या है, केमिकल जो सिंबल है ना, O3 हो गया, क्लियर। रासायनिक रूप से इसकी संरचना को देखेंगे तो हम लोग ये क्या हो गया, O3 इस प्रकार का एक त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, 3 ऑक्सीजन के अणु हैं। और ये क्या करेगा, ओजोन का जो लेयर होता है, सूर्य से आने वाली जो सोलार रेडिएशन रहता है उसमें से आने वाली यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है, और अल्ट्रावायलेट किरणों का याद रखिएगा लो और हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, और वो हार्मफुल और क्या होता है हमारे लिए बेनिफिशियल भी, मतलब कुछ जो अल्ट्रावायलेट किरणों की रेंज है वो हमारे लिए क्या लाभदायक है और कुछ हानिकारक है। तो हानिकारक वालों को क्या करेगा, ये ओजोन क्या करता है, बाहर कॉस्मॉस या ब्रह्मांड में क्या कर देता है, रिवर्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट या परावर्तित कर देता है। तो जो आवश्यक है वो आएंगी, अनावश्यक वो तो बाहर टकरा के चले जाती है। ओजोन के साथ दिक्कत ये है, कोई भी क्लोरीन वाला यौगिक, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपको पता होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन वाला जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, ओजोन के जो 3 ऑक्सीजन के अणु रहते हैं उनमें से किसी एक ऑक्सीजन के अणु के साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, एक क्लोराइड यौगिक क्या हो जाएगा, क्लोराइड कंपाउंड अलग हो जाएगा, और आप देखेंगे कि केवल 2 ऑक्सीजन के अणु बच गए। तो ये तो O2 हो गया, ओजोन तो O3 रहता है। इस प्रकार ऑक्सीजन का अणु क्या होता है, टूट टूट के निकलता है। ओजोन लेयर में क्या हो जाता है, छेद हो जाती है, होल हो जाता है, और वहां से हानिकारक जो किरणें हैं पृथ्वी पे पहुंच के गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं, और इससे क्या स्किन का कैंसर भी हो जाता है। तो देखिएगा हमको एक कॉमन सेंस याद रखना है, जो क्लोरीन वाले कंपाउंड है वही ओजोन को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहला ऑप्शन बिल्कुल 100%, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, यहां से इन सब चीजों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। अग्निशमन से प्रयुक्त हेलिन 100% इससे भी होगा। नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या डैमेज करता है, और
विलायक के रूप में प्रयुक्त क्या है? मिथिल क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का ओजोन के डिप्लीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी के 3 ऑप्शन सही है, चौथा वाला गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? सरफेस टेंशन, है ना। देखिएगा सरफेस टेंशन पानी का बहुत ही एक अच्छा प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो अपना ना क्षेत्रफल को क्या कर लेता है? कम करता है। अपना क्या है? कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा और अपना एरिया मिनिमाइज करता है। क्लियर? क्यों करेगा? ये जो हो गया पानी का जो अणु, ठीक है, ये क्या करेगा? जैसे कि पानी की बूंद हो गई और क्या हो गई, तो पानी का जो ड्रॉपलेट हो गया उसमें ढेर सारे क्या हो गए? H2O के मॉलिक्यूल रहेंगे, है ना, बूंद में। अब ये क्या करेंगे? अपना क्षेत्रफल को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ के जो पानी के अणु हैं वो अंदर की ओर क्या करते हैं? एक बल लगाते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं और इसका क्षेत्रफल कम होके इस प्रकार हो जाता है। मतलब वो कम से कम क्षेत्रफल या एरिया को, स्पेस को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। यहां मैंने एग्जांपल दिया है किसका? वाटर या पानी का, है ना। तो केवल हम लोग पानी के ही क्या है? अणुओं की बात कर रहे हैं। तो जब 2 अणुओं के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स लगता है, किसके बीच में? 2 अणुओं के बीच में क्या लगेगा? अंतरा अणु बल या इंट्रामोलिक्यूलर क्या होगा? फोर्स लगेगा, है ना। ये जो फोर्स लग रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स या अंतराणु बल, ये केवल पानी के 2 अणुओं के बीच में लग रहा है, इसमें और कोई तत्व या यौगिक नहीं है। तो जब 2 एक ही समान अणुओं या यौगिकों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं संसंजक बल, इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स बोला जाता है इसको। 2 अलग अलग पदार्थ, जैसे पानी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, तो 2 अलग अलग पदार्थों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स रहेगा या बल काम करता है, उसको आसंजक या एडहेसिव फोर्स हम लोग क्या है? बोलते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है? केवल पानी के अणु ही विद्यमान हैं, इसलिए यहां पे जो बल कार्य करेगा वो संसंजक बल हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक सुरंग में क्या है? 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। क्लियर? तो इसको ये याद रखिएगा, कई बार इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या होता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 यूनिट में 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 वाट आवर, है ना, या इसी को 1 किलो वाट आवर भी बोलते हैं। तो टोटल जो हमको क्या करना है? यूनिट का कैलकुलेशन करना है। तो कितना हो गया? 5 बल्ब हैं, 100 वाट की कैपेसिटी है, 20 घंटे तक हम लोग जला रहे हैं और क्या हो जाएगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 वाट आवर होता है। तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे तो 10 यूनिट क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न था, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में सर्वाधिक अधिक या अधिक होती है? ठीक है, ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, साउंड एक वेव है, तरंग की भांति व्यवहार करता है वो भी, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए उसको माध्यम या मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। वो माध्यम क्या हो जाएगा? जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, कोई भी ठोस माध्यम भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिएगा क्या होता है। बिना माध्यम के ध्वनि क्या है? ट्रेवल नहीं करता है। बिना माध्यम के ध्वनि ट्रेवल नहीं करता। निर्वात में, जैसे चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है तो वहां आवाज सुनाई बिल्कुल नहीं देती है। होता क्या है देखिएगा, जब क्या है ध्वनि क्या है? माध्यम के कणों को वाइब्रेट करता है, क्योंकि वो एक प्रकार का वेव होने के साथ, तरंग होने के साथ कंपन की भी ऊर्जा है, वाइब्रेशनल एनर्जी। जब ये क्या है? माध्यम के कणों को क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो ये जो वाइब्रेशन का जो फोर्स है वो दूसरे अणु के पास जाएगा, फिर ये वाइब्रेशन का फोर्स है वो दूसरे अणु के पास जाएगा। इस प्रकार ये जो कंपन ऊर्जा है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है और आवाज क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है। क्लियर? अब ध्यान रखना है, जब अणु पास पास होंगे तो क्या हो जाएगा? माध्यम के अणु पास पास होंगे तो ये कंपन ऊर्जा बड़ी तेजी से क्या होगी? स्थानांतरित होगी। और क्या है? जब क्या है? दूर दूर होंगे तो इस कंपन ऊर्जा को क्या है? इस जगह से यहां जाने पे या इस अणु से इस अणु पे आने पे तो थोड़ा टाइम लगेगा। होता क्या है? ठोस में घनत्व ज्यादा रहता है, तो घनत्व ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा? अणु जो है वो पास पास रहते हैं या सटे रहते हैं, तो बड़ी आसानी से अपना वाइब्रेशनल या कंपन ऊर्जा को क्या करेंगे? एक अणु से दूसरे अणु में ट्रांसमिट करते हैं। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ठोसों में या घनत्व ज्यादा रहने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो देखिएगा ये चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? धातु, मेटल जैसे सोना, चांदी, लोहा इत्यादि है, उसमें ध्वनि क्या होगा? बड़ी तेजी से क्या होगी? ट्रांसमिट होगी। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरीचिका या मिराज,
है ना, जिसको हम लोग क्या मृग मरीचिका के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है, ठीक है। और उदाहरण किसका उदाहरण है, ये रेगिस्तान या डेजर्ट एरिया में देखने को मिलता है, या यदि आप क्या है थोड़ा सा भी तेज धूप होगी और सड़क नीट एंड क्लीन है, हाईवे वगैरह में तो आप चलाएंगे गाड़ी तो आप देखते हैं कि थोड़ी दूर में 1-1.5 किलोमीटर के आसपास पानी दिखेगा आपको सड़क में। पानी रियल में तो नहीं रहता है कहीं, ठीक है, वो केवल एक भ्रम होता है। इसी भ्रम को मिराज या मरीचिका के नाम से जाना जाता है। क्यों होता है देखिएगा, होता क्या है, देखिए कोई वृक्ष होगा, रेगिस्तान वाला एरिया है तो हमको क्या दिखेगा, इसकी छाया नीचे की ओर दिखती है और हमको लगेगा कि ये एरिया में पानी भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, होता क्या है, ये क्या होगा, सूर्य का प्रकाश यहां से क्या होगा टकरा के देखने वाले व्यक्ति की आंखों में जा रहा होगा, तभी ये वृक्ष दिखाई दे रहा है इसको, सीधी सी बात है, या इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। होता क्या है रेगिस्तान में देखिएगा, जब क्या हो जाएगा, जब सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा, जब यहां पे देखिएगा जमीन के आसपास चूंकि रेत रहता है तो यहां पे तापमान या टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, ऊपर वाला जो लेयर है उसकी तुलना में। यहां पे तापमान कम और यहां पे तापमान ज्यादा होगा। होता क्या है देखिएगा, अब क्या है, यहां पे तापमान क्या है ज्यादा है और यहां पे कम है, तो क्या हो जाएगा, जहां पे तापमान ज्यादा रहेगा वो जो माध्यम है, जहां पे तापमान ज्यादा है वो विरल, विरल मतलब क्या हो जाएगा, रेयर, क्योंकि तापमान ज्यादा होने से जो गैस के अणु है वो दूर दूर रहेंगे। तापमान यहाँ पे ठंडा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये सघन माध्यम हो जाएगा, सघन मतलब डेंस, तो यहाँ पे क्या होंगे अपेक्षाकृत इस लेयर की तुलना में यहाँ पे क्या होगा, अणु पास पास होंगे। तो ये बात को समझना है हमको। अब क्या होगा देखिएगा, जब कभी भी प्रकाश क्या होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, कहां पे, जब डेंस टू रेयर है ना, तो क्या होता है, ये जो वर्चुअल जो परपेंडिकुलर या अभिलंब बना हुआ है उससे दूर हट जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस घटना को क्या बोलेंगे, अपवर्तन। जब क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है तो अपना मार्ग को परिवर्तित कर लेता है। क्लियर। अब क्या होगा, ये इसको कायदे से तो जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये अगेन अभिलंब से दूर हो जाएगा, फिर अभिलंब से दूर होता जाएगा लगातार माध्यम चेंज होने के कारण। तो पहला शर्त सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए, और एक टाइम आता है जब वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये जो लेयर इस ओर ना जाके है ना, ये क्या हो जाएगा, मतलब कि नीचे की ओर लेयर में ना जाके ऐसा एंगल बनाता है तिरछा होके कि ये इधर क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाता है। अब ये जो पूर्णतः परावर्तित किरण को यदि हम लोग पीछे की ओर ले जाएंगे तो इस वृक्ष का प्रतिबिंब हमको यहाँ पे नजर आएगा, जो कि भ्रम है, जबकि वृक्ष तो सीधा है, ये तो उल्टा दिख रहा है। इस घटना में दो चीजें हुई हैं, एक तो क्या हो गया, अपवर्तन हुआ है, और दूसरा क्या हो गया है, प्रकाश जो है इसी माध्यम में नीचे नहीं आया, वो उसी माध्यम में वापस चला गया, तो क्या हो गया, परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये दोनों की घटना क्या हो जाती है, देखने को मिलती है, कहां पे, मरीचिका या मिराज वाले घटना में या फिनोमिनन में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया। देखते हैं। वे एक बिंदु से प्रसर्जित हो सकती हैं, दूसरे को नहीं काटती हैं, दो ध्रुवों की रेखाएं छोरों पर सटीक सरल रेखाएं नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन था एक दंड चुंबक के अंदर क्या है, क्षेत्र रेखाएं नहीं हो सकती। तो देखिएगा, ये जो पहला ऑप्शन को पहले देखे तो एक बिंदु से प्रसर्जित हो सकता है, बिल्कुल, एक दूसरे को क्रॉस करता है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी डेफिनेटली, है ना। दो ध्रुवों के बीच क्षेत्र रेखाएं, छोरों पर सटीक सरल रेखाएं नहीं हो सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही है। नहीं है कौन सा, देखिएगा, एक दंड चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं होती। अब देखिएगा, हमको ये बिल्कुल अच्छे से पता है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो यदि कोई चुंबक रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, तो नॉर्थ से साउथ पोल क्या हो जाता है, एक क्या है, एक अट्रैक्शन का फील्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ये चुंबक के बाहर की बात है, लेकिन चुंबक के अंदर ये क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर आता है। कहां पे आएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही था, ये नहीं लिखा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, भले ही हमको नजर ना आए, वो बाहर तो हैं, अंदर में भी काम करते हैं, लेकिन अंदर में विपरीत, ये ध्यान रखना था। चलिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है
है ना। भौतिक परिवर्तन, अब भौतिक परिवर्तन क्या हो जाएगी, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। भौतिक अवस्था क्या होती है, कोई वस्तु ठोस, द्रव या गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है। क्लियर। तो ये जो अवस्था परिवर्तित हो जाएगी तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। दूध से दही का बनना, दूध द्रव अवस्था है, दही भी द्रव अवस्था है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, ये भौतिक नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। पानी में चीनी का घुलना, है ना, पानी क्या रहेगा, द्रव अवस्था में, चीनी क्या है, ठोस अवस्था में। और देख लेते हैं अगला ऑप्शन, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। तो जो चांदी है वो क्या हो जाएगा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ब्लैक हो रही है। ये रासायनिक केमिकल रिएक्शन हो गया। पहला वाला भी केमिकल था। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती ठोस है, लोग यही गलती करते हैं, वो पिघल के द्रव में बदल जाता है। याद रखिएगा, मोमबत्ती का जलना बिना ऑक्सीजन के तो संभव ही नहीं है, क्योंकि क्या है, जलना या दहन एक प्रकार की ऑक्सीकरण की अवस्था होती है या ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। आंसर इसका ये होगा, पानी में चीनी का घुल जाना पूर्णतः। ठीक है, तो ये ऐसे सरल से प्रश्न में सरल सा कॉन्सेप्ट लगता है, इसको ध्यान में रखना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार एग्जाम में आया है भाई। ये क्या होता है, कैल्शियम का क्या है, सल्फेट है, CaSO4। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है N2H2O। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम का सल्फेट। तो ये सिंपल सा फैक्ट है, इसको याद रखना है। ये क्या होता है, तो सीमेंट के साथ 5% मिलाया जाता है ताकि क्या है, उसके जो जमने की और पानी के साथ क्रिया करने की दर है वो धीमी पड़ जाए। नहीं तो सीमेंट क्या होता है, पानी के साथ क्रिया करके तुरंत कड़ा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या है, मिलाते हैं इसको। तो ये इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव तंत्र में से निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, एंजाइम कौन सा नहीं है पूछा गया है। देखिएगा, टाइलिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन भी एंजाइम है, पेप्सिन भी एंजाइम है। ट्रिप्सिन और जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, और टाइलिन एंजाइम क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। ठीक है, और जो गैस्ट्रीन है, ये जो गैस्ट्रीन हार्मोन है, ये क्या है, अमाशय से स्रावित होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऊपर के तीनों टाइलिन, ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। गैस्ट्रीन क्या है, हार्मोन जो अमाशय से स्रावित होता है। तो आपको याद रखिएगा, ऐसे तो ढेर सारे एंजाइम और क्या है, हार्मोन हमारे बॉडी में बनते हैं, लेकिन जो सबसे क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक है, वही एग्जाम में आते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्या है, हार्मोन और एंजाइम थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गैस्ट्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैच द फॉलोइंग, इसका एक फायदा रहता है, ऐसे प्रश्न में एक क्वेश्चन आपका बना तो बाकी क्या है, बन जाएंगे। फिर भी देखते हैं इसका। अग्नाशय को पैंक्रियास बोलते हैं, और पैंक्रियास क्या करेगा, इधर क्या है, हार्मोन के नाम लिखे हुए हैं। देखिएगा, पैंक्रियास से क्या होता है, पैंक्रियास में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा ग्लूकागॉन, बीटा जो क्या है इंसुलिन, और क्या है डेल्टा सोमेस्टोस्टेनिन हार्मोन का स्रावण करता है। तो इसमें से क्या है, इंसुलिन कई बार पूछा जा चुका और इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन यहाँ पे ग्लूकागॉन दिया है, तो यहाँ पे अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन हो जाएगा ग्लूकागॉन। पीयूष या पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, है ना, उससे क्या है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या हार्मोन स्रावित करता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, स्रावित करता है। स्टिमुलेट करने का मतलब होता है वो थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है। क्लियर, तभी थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, पीयूष से क्या हो जाएगा, TSH। अधिवृक्क एड्रीनल, वृक्क के ऊपर उपस्थित जो ग्रंथि उसको एड्रीनल बोलते हैं। तो अधिवृक्क या एड्रीनल क्या होता है, ये 3F हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फियर, फाइट एंड फ्लाई, लड़ो और उड़ो या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जो अचानक प्रतिक्रिया जब होती है तब उत्पन्न होता है, जैसे आपको अचानक गुस्सा आ जाएगा तब ये होगा और गुस्से को शांत करेगा। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन इसके एग्जाम्पल हो गए, जिसको 3F इमरजेंसी या क्या है, फाइट एंड फ्लाई, लड़ो या उड़े हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस सेक्स ऑर्गन है, वृषण जिसको बोलते हैं, और टेस्टिस क्या है, जो मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का क्या है, हार्मोन का क्या करता है, वो प्रोडक्शन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। हार्मोन से प्रश्न आते ही हैं एग्जाम में, आपको इंपॉर्टेंट हार्मोन कहां से स्रावित होते हैं और उनके फंक्शन पता होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते, देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त का क्या करता है, संचार करता है? ठीक है, अशुद्ध मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हो गया। ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया है, देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। पल्मोनरी आर्टरी, एओल्टा महाधमनी, पल्मोनरी सीरा, सीरा को वेन बोलते हैं, और एल्वियोलाई, एल्वियोलाई को कुपिका कोश बोलते हैं। सबसे पहले एक और अच्छा तरीका रहता है कि आप गलत आंसर को तो हमेशा के लिए काट दें, है ना। तो क्या होगा, एल्वियोलाई का तो हृदय से लेना देना नहीं है, वो तो हमारे फेफड़े की कोशिका है, कुपिका कोश। ये आंसर तो पूर्णतः गलत हो गया। बाकी 3 में देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हार्ट का मैंने क्या किया है, एक रफ डायग्राम बना दिया है। पहले मैं बता दूं आपको 2 चीजें तो आपको पता होगी। धमनी को बोलते हैं आर्टरी, और आर्टरी मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला। शीरा मतलब क्या हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। बस इसको रटना नहीं है, दिमाग में क्या होता है, बच्चे इसको फिक्स कर लेते हैं कि धमनी मतलब ऑक्सीजन, शीरा मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब शीरा, और क्या हो गया, ऑक्सीजन मतलब धमनी। रटते रहते हैं जीवन भर, और ऐसा प्रश्न आता है तो गलत हो जाता है। क्योंकि देखिएगा, इसके पीछे का ना कारण को समझना है। इसका नाम कैसे पड़ा है, नोमेनक्लेचर, इसको जान जाएंगे तो आप ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और ये बार बार पूछा जाता है। मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इंपॉर्टेंट है, सारे कंपटीशन एग्जाम में। अब देखिएगा, ये जो डायग्राम को देखेंगे, मैंने क्या है, इसका लंबवत काट बनाया है हृदय का, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। 4 चेंबर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीलय। ऊपर वाले क्या हो गए, आलिंद, नीचे वाले नीलय। तो ये देखिएगा, हमारे फेफड़े में जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस भरती है। तो ये वाला जो पार्ट है, लेफ्ट वाला है, ये वाला पार्ट हो जाएगा राइट वाला हमारे हृदय का। तो जो लेफ्ट वाला जो पार्ट है, वहां पे ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले इसकी मार्किंग कर देता हूं मैं। ये जो पहला नंबर वाला है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, फेफड़ों से क्या कर रहा है, ब्लड को क्या कर रहा है, ला रहा है, फेफड़ों से ब्लड को ला रहा है। तो ये कौन ला रहा है, ये वाला डक्ट, इसका नाम बाद में रखेंगे। अब देखिएगा, ये जो ना यहां से ब्लड आएगा ऑक्सीजन वाला, ये जो ग्रीन कलर का जो डक्ट बना हुआ है, ये क्या करता है। अगर कोई पूछेगा आपसे, या आप मेरे से आप पूछो, तो मैं क्या जवाब दूंगा, तो मैं बोलूंगा ये ब्लड को ले जाता है। शब्द को ध्यान दीजिएगा, यहीं से नाम रखा जाएगा, ले जाता है। ले जाता है मतलब क्या होगा, इट ट्रांसफर्स, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, इट ट्रांसफर द ब्लड। क्लियर, विच ब्लड, तो ये विच टाइप ऑफ ब्लड, इसका आंसर अभी नहीं मिला है, अभी देखिएगा मिल जाएगा आंसर। क्या हो रहा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या है, दोनों चैम्बर से, आलिंद नीलय से प्रवेश करके ग्रीन वाले डक्ट से पूरे शरीर में ले जाया जाता है। इट ट्रांसफर्स द ब्लड, विच टाइप ऑफ ब्लड, तब आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन वाला ही तो ब्लड जा रहा है इधर लेफ्ट साइड में, तो ये कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड। क्लियर, तो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड ले जाता है, याद रखिएगा, जो ले जाता है, बाद में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर वल्फर बाद में आएगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, कौन सा गैस है, जो ले जाता है वही धमनी कहलाता है। ये ध्यान रखना है, जो ले जाता है वही धमनी कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा इंग्लिश में, आर्टरी। चूंकि हमारे ना हार्ट से कनेक्टेड सबसे बड़ी आर्टरी है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एओल्टा या महाधमनी बोला जाता है। तो ये महाधमनी हो गया। क्लियर, हमारे क्या होगा बॉडी में, ईच और इंडिविजुअल सेल्स में ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगी। जो दायां भाग वाला चेंबर है ना, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है, तो उसके लिए डक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो डक्ट है, जो येलो कलर से मैंने मार्क किया है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या करता है, ये वाला डक्ट मेरे को नहीं पता अभी, धमनी है, सिरा है, व्हाटएवर, इसका नाम नहीं पता, काम पता है, मैं क्या बोलूंगा, ये पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लाता है। या फिर मैं क्या बोलूं केवल कि यह क्या करेगा, पूरे शरीर से ब्लड लाता है। विच ब्लड, विच टाइप ऑफ ब्लड, इट डजंट मैटर, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये क्या कर रहा है, लाता है। जो लाने का काम करता है वही शीरा कहलाता है। क्या कहलाएगा, वो शीरा कहलाता है, वो वेन कहलाता है। पहले से फिक्स नहीं कर देना है कि धमनी ऑक्सीजन और शीरा कार्बन डाइऑक्साइड, उसका काम को हमको देखना है। तो ये क्या कर रहा है, येलो वाला डक्ट, येलो वाला डक्ट क्या कर रहा है, इट कैरीज द ब्लड, विच टाइप ऑफ ब्लड, तो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आंसर होगा। तो लाता है, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, शीरा पड़ गया। क्लियर, चलिए
अब देखते हैं, अब जो होगा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यहां से चैम्बर, दोनों चैम्बर से होते हुए वापस क्या है फेफड़ों तक क्या है पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे नाम रखना है मेरे को, इसका नाम रखूंगा। यहाँ पे कौन सा ब्लड है, यहाँ पे क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, जिसको हम लोग क्या है इम्प्योर ब्लड या अशुद्ध रक्त के नाम से जानते हैं, जैसा बुक में छपा रहता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब देखिएगा ये क्या कर रहा है डक्ट, ये डक्ट येलो वाला फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जाता है। कौन सा ब्लड ले जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्या कर रहा है ब्लड को ले जा रहा है, तो जो ले जा रहा है वो तो धमनी रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये धमनी। और कौन सा ब्लड, विच ब्लड आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला। देखिएगा आपका पूरा रटंत विद्या यही फ्लॉप हो गई। ठीक है, तो जो बुक में अशुद्ध शुद्ध सब जो दिया रहता है मायाजाल, इसको समझिएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया भैया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बह रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल, क्योंकि ये क्या है, ये है अपवाद। और इसी कारण हमारे बॉडी में एकमात्र ऐसा डक्ट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या है ब्लड बह रहा है, वो डक्ट आर्टरी है, और ये अपवाद को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या पूछा है, कौन सा शुद्ध रक्त का संचार करता है, तो ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी इसका आंसर। ठीक है, तो हमको रटना नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायबिटीज या मधुमेह, जिसको शुगर के नाम से जानते हैं, हजारों बार एग्जाम में आता है क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, सर्दी बुखार के जैसे क्या है, शुगर या डायबिटीज जिसको बोलते हैं वो एकदम कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे क्या है पेंक्रियास ग्रंथि के विकार के कारण, ग्लैंड होती है हमारे आमाशय से जुड़ी हुई लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसमें क्या होता है अंगूर के गुच्छे के समान कोशिकाएं रहती हैं। उन कोशिकाओं को 3 प्रकारों में बांटा गया है, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा क्या करेगा, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, बीटा इंसुलिन, और क्या है डेल्टा सोमेस्टोस्टेनिन क्या करता है, सिक्रीट करता है। इसमें से इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करके रखता है। कितना रहना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद 180 mg/dL। ठीक है, इतना रहना चाहिए। इसमें वेरिएशन है, आपको अलग अलग डॉक्टर अलग अलग बताएंगे कि 200 होना चाहिए, 150 होना चाहिए। देखिएगा मैं आपको इसलिए चूंकि हम लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो जो बुक में रहता है वो बता रहा हूं, तो मेडिकल बुक में आपको ये मिल जाएगा। 180 रेंज है, खाना खाने के 2 घंटे के बाद ग्लूकोज का लेवल, जिसको शुगर लेवल बोलते हैं, बेसिकली ग्लूकोज है, वो इतना रहना चाहिए। फास्टिंग का भी है, मतलब फास्टिंग मतलब खाली पेट 80 mg/dL, ये खाली पेट इतना होना चाहिए। खाना खाने के बाद का बता दूं मैं आपको, तो 180। अगर इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ये जो 180 वाला है, जो क्या है रेंज है, वो क्या मैनेज नहीं हो पाएगा, और यहां से वो बढ़ के क्या हो जाता है अप टू क्या है 200 प्लस हो जाएगा, तो इसको कंफर्म डायबिटीज माना जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन कम प्रोडक्शन के कारण ये होता है, और जब इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है तो टाइप 2 डायबिटीज होता है। और जब इंसुलिन बनता ही नहीं है कई लोगों के बॉडी में, मतलब बीटा सेल कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं, तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। और एक और डायबिटीज का प्रकार सामने आ चुका है रिसर्च के द्वारा। ठीक है, हालांकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, 1.5। तो ये जो 1.5 है तीसरा प्रकार है, इसके जो सिम्टम या लक्षण रहते हैं वो बहुत ही माइल्ड है और बहुत ही देर से पता लगते हैं, और कई बार तो डेथ के टाइम पता लगता है कि इसको सामने वाले को क्या था, डायबिटीज था। तो कॉमन जो है टाइप 1 टाइप 2 आपको पता रहना चाहिए। और क्या हो रहा है इसमें, चूंकि क्या होगा इंसुलिन कम बन रहा है, इसलिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी 1 और 3। क्लियर, तो ये हमको ध्यान में रखना है। डायबिटीज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। डायबिटीज का पूरा नाम डायबिटीज मेलाइटस है, मेडिकल टर्म इसका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच करना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो यहाँ पर सत्यता की हम क्या करते हैं, जांच करते हैं, और गलत कथन बताना है। क्या बताना है, गलत कथन बताना है हमें, कौन सा इसमें गलत है। तो हमारे पास 4 कूट है। कूट नंबर 1, भारत सरकार की नवरत्न योजना 1996 को शुरू हुई, गलत। ये कब शुरू हुई है, 1997 में शुरू की गई है, याद रखिएगा 1997। फिर बोलता है महारत्न योजना की शुरुआत 2011 से हुई, ये भी गलत है। कब शुरू हुई है, 2010 से शुरू हुई है। फिर बोलता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC एक महारत्न कंपनी, ये भी गलत है। ये क्या है, एक नवरत्न कंपनी है।
फिर है महारत्न कंपनी का दर्जा पाने हेतु नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना जरूरी नहीं है, गलत। यहां पर एक कंपनी महारत्न तभी बन सकती है जब उसके पास क्या दर्जा हो, नवरत्न का दर्जा हो। तो हमारा चारों कोड तो गलत हो गया, मतलब मेरे को ये भी ऑप्शन में लेना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन में लेना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन में लेना पड़ेगा और ये भी ऑप्शन में लेना पड़ेगा। मेरे को चारों को एक साथ ऑप्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चारों कहाँ मिलते हैं हमारे, एक साथ डी में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए में केवल बी और सी बोलता है, जो कि गलत है। यहाँ पर केवल लगा भी सकता है और केवल नहीं भी लगा सकता है ना, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि केवल लगाए या ना लगाए, ठीक। सी और डी भी गलत है, ए बी सी भी गलत है, लेकिन जब चारों से गलत की बात आती है तो वो ऑप्शन डी में प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा नवरत्न की योजना 1997 में और महारत्न की योजना 2010 से प्रारंभ की गई थी, ठीक। एनएमडीसी क्या है, एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि महारत्न जो कंपनियां हैं उनमें अभी टोटल कितने हो चुके हैं, 10 हो चुके हैं। 2010 में जब वो बना था तो उस समय केवल 5 हुआ करते थे, धीरे धीरे वो 8 हो गया, ठीक। 8वां कौन सा था हमारे पास, बीपीसीएल था, ये 8वां नंबर का बना था, ये 8 नंबर पे आया था। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 2 को उसने और ऐड किया है अभी 2020 में, तो 2019-20 में। तो ये कौन सा था, एचपीसीएल जो 9वें नंबर पे आया, और ये 10वें नंबर पे कौन आया, पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड वाले को, ठीक। तो यहाँ पर टोटल महारत्न कितने हैं, 10 है, और जो नवरत्न है हमारे पास वो कितने हो गए, 14। पहले थे 16, तो नवरत्न के बाद क्या बन गया, वो 2 महारत्न बन गया। पहले नवरत्न कितने थे, 16 नवरत्न हुआ करते थे, ठीक। 16 में से 2 चले गए, क्या बनने, महारत्न बनने चले गए। तो हमारे पास अब कितने बच गए, वो 14 बच गए, क्या, नवरत्न, ठीक है। तो ये 14 नवरत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा 14, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन 88, पीएम फसल, पीएम मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित सही है, ठीक है। मतलब जो नीचे लिखा उसमें से हमको सही बताना है कौन सा सही है या नहीं है। तो यहाँ पर स्कूट वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर स्कूट पहला बोलता है हमारा खरीफ फसलों के लिए 2% का प्रीमियम दर है और रबी फसल के लिए 1.5, बिल्कुल सही। जो खरीफ फसल होता है, जैसे अभी बरसात वाला जो फसल होता है खरीफ, उसमें 2% का प्रीमियम दिया जाता है, और जो रबी फसल होता है उसमें 1.5%। एक फैक्ट और याद रखिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है, फिर भी बागवानी के लिए कितना लेता है, वो 5% का प्रीमियम लेता है, ठीक है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल सही, यह केंद्र के द्वारा चलाई जा रही है। मतलब फूट ए और बी क्या हमारा दोनों सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या यहाँ पास की है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें सभी खरीफ फसल एवं सभी रबी फसल के लिए क्रमशः 2% और 1.5% एक समान प्रीमियम है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना है, और इसकी शुरुआत कब की गई है, 13 जनवरी 2016 से इसको शुरू किया गया था, सन 2016 से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए कौन सा संगठन पेंशन फंड मैनेजर का काम करता है, पेंशन फंड मैनेजर का काम कौन कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पहले इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि योजना है क्या। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, मतलब केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य लगभग 3 करोड़ लघु और सीमांत वृद्ध किसानों को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, सामाजिक सुरक्षा उन्हें प्रदान करना है, ठीक है। यह किसके लिए है, 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए प्रवेश है। यहाँ पर प्रवेश का वर्ड का प्रयोग किया गया, मतलब इस योजना में प्रवेश लेने के लिए आपको 18 से 40 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है, ठीक। अब ये सब होने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको योगदान देना पड़ेगा, कितना, 55 रुपए से लेकर 200 रुपए का आपको क्या है, योगदान देना पड़ेगा। आपको कौन सा योगदान है, मासिक योगदान, ठीक है। इस वर्ग में आप रहेंगे, आयु वर्ग में, तो आपको 55 से 200 देना पड़ेगा। जब आप 60 साल के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तो उसके बाद से आपको हर महीने कितना रुपए, अधिकतम 3000 रुपए आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। और ये पेंशन फंड मैनेजर कौन है यहाँ पास, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पास हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, LIC, ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा हमारा उत्तर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक। इसमें कुछ आपको अलग से ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अनुसार 2022 तक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति के लिए एक दिन में कितना लीटर पानी होना चाहिए, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना लीटर होना चाहिए, वो 70 लीटर होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से किसने मेघदूत ऐप का विकास किया है या विकसित किया, उसको डेवलप किया है, ठीक है। जो मेघदूत ये ऐप है वो मौसम आधारित है, ठीक है। जो किसान होते हैं उनको मौसम की जानकारी देने के लिए इस ऐप को बनाया गया। ध्यान रखिए कि ये एक साझा है, ठीक। इसका जो डेवलपमेंट किया गया वो साझा है, वो कैसे कि 3 लोग का साझा है। एक मौसम विभाग के लिए, ठीक, भारत मौसम विभाग ने इसको यहाँ पर योगदान दिया है। फिर है
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, फिर है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। इन तीनों ने मिलकर क्या किया, इसको डेवलप किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 92, दिए गए अर्थव्यवस्था क्षेत्र का बढ़ता क्रम, ठीक, सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा के आधार पर निर्धारित कीजिए। मतलब क्या करना है, बढ़ते क्रम में जाना है, किसका कम है किसका ज्यादा है। मतलब जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो GDP होता है, उसमें किसका हिस्सा ज्यादा है किसका कम है। 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिसरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब ज्यादातर हम उसको कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है, वैसे टोटल कृषि को हम प्राइमरी नहीं बोलते हैं। फिर जो द्वितीय सेक्टर हम उसको जनरली उद्योग के नाम से बोल देते हैं, ठीक, याद रखिएगा, पूर्णतः द्वितीय सेक्टर उद्योग नहीं होता है, ठीक। फिर तीसरा क्या, सेवा क्षेत्र, ठीक। तो हम जानते हैं कि हमारे पास सबसे सर्वाधिक कहाँ से पैसा आता है, सेवा क्षेत्र से आता है, उसके बाद कहाँ से आता है, उद्योग से आता है, और अंतिम कहाँ से आता है, कृषि से आता है। भारत में भी कुछ वर्षों से लगातार क्या है, 15 से 20% हिस्सा कहाँ से आ रहा है, कृषि क्षेत्र से आ रहा है, और 25 से लगभग 30% हिस्सा कहाँ से आता है, उद्योग क्षेत्र से आता है, और 55 से लगभग 60% हिस्सा कहाँ से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। मतलब यदि भारत का GDP 100% मतलब 100 रुपए है, तो 15 से 20 रुपए कृषि क्षेत्र से, 25 से 30 रुपए उद्योग क्षेत्र से, और 55 से 60 रुपए सेवा क्षेत्र से आ रहा है। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में कृषि, उद्योग और सेवा। ऑप्शन नंबर 1 ही बोल देता है हमारा, कृषि, उद्योग और सेवा, ठीक। ये वर्तमान में है, ठीक, कौन सा है, 17.17। उद्योग में कितना आया था हमारा, 27.95, और सेवा क्षेत्र में 54.28। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 93, भारत में धीमी कृषि विकास गति, मतलब जो भारत में कृषि विकास की जो क्या है, गति धीमी है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारक है। ठीक है, कि भारत में जो कृषि का पिछड़ापन है या उसका विकास जो धीरे धीरे हो रहा है, उसमें कौन सा जो कारक है वो प्रभावी है। पहला बात करते हैं ग्रामीण निर्धनता, मतलब गांव के लोग निर्धन है, इस कारण से जो कृषि में विकास है वो क्या है, धीमी है। बिल्कुल सही, ठीक। अगर गांव में मान लो प्रॉस्पेरिटी होती, पैसा होता, तो अच्छा खासा क्या करते, यूज करते मटेरियल का, ठीक, अच्छा खासा हम लोग क्या है इक्विपमेंट का यूज करते, तो जो कृषि विकास है वो तेजी से होता। लेकिन गांव में क्या है, पूंजी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गांव के लोग निर्धन है, ठीक, पैसा भी नहीं होता है, इस कारण से जो कृषि विकास है वो धीमी गति से चल रहा है। जो दूसरा ऑप्शन था, आंसर तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक। जो दूसरा ऑप्शन था देख लेते हैं उसे, शहरी निर्धनता। शहरों से क्या करना है, शहरी में खेती कहाँ होता है, ठीक। तो शहरी निर्धनता इस पर कोई प्रभाव नहीं डालती। कुशल श्रमिक होते तो अच्छी बात है। वैसे खेती के लिए हम मान लेते हैं कि वो अकुशल ही होते हैं, अकुशल, लेकिन अगर कुशल श्रमिक होते हैं वहां पर खेती में भी तो हमें और फायदा हो जाता। फिर है शहरों से गांव की ओर पलायन। ध्यान रखिए, शहर से गांव की ओर पलायन मतलब एक शहरी व्यक्ति, रायपुर से मान लेते हैं कोई व्यक्ति कहाँ चला गया, गाँव में चला गया, गाँव में जाके तो खेती करेगा, तो अरे तो अच्छा खेती करता ना। अगर शहर से गांव में जाके क्या होता, निवेश होता तो अच्छा होता, और खेती तो कृषि विकास तो बढ़ना चाहिए था। तो ऑप्शन ये क्या हो जाता है, हमारे लिए गलत हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या है। ठीक, तो सबसे पहली बात आपको यह जानना जरूरी है कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है IFPRI के द्वारा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये देखिए 2006 के पहले जारी किया जाता था, ये IFPRI है। ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि अमेरिका की संस्थान है। ठीक है, इसके साथ जो एक जर्मन संस्थान है, ठीक है, वॉल हंगर हाई लाइफ, ठीक है, ये दोनों मिलकर के इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन करते थे। ठीक है, लेकिन 2007 के बाद इसमें एक और संस्था जुड़ती है जो कि एक आयरिश संस्था थी, उसका नाम क्या था, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये तीन मिल करके इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशन करते हैं। कौन कौन, ये इफ्प्री, ठीक है, यानी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमेरिका का संस्थान है। वेल्ट हंगर हाई लाइफ, ये एक जर्मन संस्था है, और इसके साथ कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये एक आयरिश संस्था है। ये तीनों मिल करके इस प्रकाशन को संपूर्ण रूप प्रदान करते हैं। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2019, इसमें भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान है इसमें 102वां, ठीक है, 102। ठीक, इस स्थान पर था कौन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नामकरण किस महान व्यक्तित्व के नाम पर किया गया है? ठीक, बहुत हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है रोहतांग सुरंग, क्योंकि 3 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किसके नाम पर किया गया है इस रोहतांग सुरंग को, तो इसका आंसर है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक, एक खास बात इस सुरंग की यह है कि 10,000 फीट से ऊपर वाले, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जितने भी सुरंग हैं, ठीक है, उनमें सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यही रोहतांग सुरंग, जिसको हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग के नाम से जानेंगे। इसकी लंबाई है कुल 9.02 किलोमीटर। इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, और ये नाम किसके नाम पर है इसको याद रखेंगे। ठीक है, और एक इसमें फैक्ट बता देता हूं, ये जो सुरंग है ये है आपका पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट है जो कि इस प्रश्न से आपको निकल के आते हैं। ठीक, तो इसको याद रखेंगे कि रोहतांग सुरंग जो है वो जो सुरंगें हैं उनमें सबसे ऊंची है, सबसे लंबी है। ठीक, इसके अलावा किस महान व्यक्तित्व के नाम पर है? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। इसका उद्घाटन कब हुआ? 3 अक्टूबर 2020 को। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया? देखिए, ये जो अभियान है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? हमारा देश जो कि बहुत सारी संस्कृतियों से मिलकर बना है, इस संस्कृति का परिरक्षण करना और एक दूसरे की संस्कृति के प्रति आदर का भाव जगाना इस एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य है। ठीक, ये प्रारंभ हुआ था आपका 10 फरवरी से। कुल 18 दिनों तक ये अभियान चला है, जिसमें एक दूसरे की संस्कृति को जानने का प्रयास किया गया देश के सभी राज्यों के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये प्रारंभ कब हुआ? 28 फरवरी को। 18 दिन चला और 28 फरवरी को इसका समापन हुआ। क्लियर? चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, संजय कोठारी जी। ठीक है, ये हमारे भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से बोल सकते हो कि ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, ठीक है, वो क्या करता है? जो भारत के अंतर्गत भ्रष्टाचार वाले मामले रहते हैं उन पर निगरानी और उन पर नियंत्रण दोनों रखने का काम करता है। कौन? ये जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है वो। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, और ये जो आयोग होता है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक, इनमें एक अध्यक्ष होता है और बाकी 2 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं इसके। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनका कार्यकाल होता है या तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। और यदि इन सदस्यों सहित अध्यक्ष पर यदि आरोप लगता है भ्रष्टाचार का या किसी प्रकार के कदाचार का, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति इनको पदच्युत कर सकता है, पद से हटा सकता है। ठीक, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग पर एक टिप्पणी लिखिए, आपको प्रश्न में पूछ सकता है। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ हुई है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है ये बेसिकली एक पेंशन स्कीम है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के जो किसान हैं वो हितग्राही बन सकते हैं। ठीक है, या लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अंतर्गत कुल 55 से लेकर के 200 रुपए तक की एक प्रीमियम राशि है जो उन किसानों के द्वारा पटाई जाएगी। और जब वो किसान 60 साल के हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको 3,000 रुपए मासिक की दर से भुगतान किया जाएगा, या यूं बोले कि उनको पेंशन के रूप में 3,000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा। ठीक, प्रीमियम की राशि याद रखिएगा 55 से 200 रुपए तक होती है इसमें अधिकतम। ठीक है, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलना प्रारंभ होता है इसमें, और कितना मिलता है? 3,000 रुपए। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि यह योजना प्रारंभ कब हुई है? यह योजना प्रारंभ हुई है 12 सितंबर 2020 को। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, कि किसान मानधन योजना जो है वो कब प्रारंभ हुई? 12 सितंबर 2020 को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत कृषकों को प्रदाय की जाने वाली पेंशन राशि कितनी है? आपको पिछले ही स्लाइड में बताया मैंने, 3,000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा।
उसकी मासिक किस्त कितनी है, 55 रुपए से लेकर के 200 रुपए तक के। ठीक है, चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां प्रस्तावित है। देखिए ये जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो बेसिकली प्रारंभ किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी अगर जगह का नाम बोलूं तो वो है आपका कुशीनगर। ठीक है, आपने सुना होगा गौतम बुद्ध जी की नगरी है। ठीक है, कुशीनगर, यहां पर प्रारंभ किया जा रहा है पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। क्यों प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि जो तृतीय लिंगी लोग हैं वो हमारे यहाँ बहुत उपेक्षित रहे हैं, उनको भी सही मौका जो है शिक्षण का नहीं मिल पाता है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके ये जो यूनिवर्सिटी है इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक, तो ये किया जा रहा है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी अगर स्पेशली बात करें तो कहाँ, कुशीनगर में। ठीक है, आपने सुना होगा कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वही जगह है ये। ठीक, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।